अमेरिका में विवेक आज जॉगिंग के लिए अवनी के पीछे नहीं जाता। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद को देखते हुए बोला, विवेक कुछ हासिल करना चाहे और वो हासिल न कर पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चिड़िया को दाना डाल दिया है, अब वो बस जाल में फंसने के लिए तैयार है। वो अपनी बॉडी पर परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, बी रेडी मिस अवनी, मेरी बाहों में आने के लिए रेडी हो जाओ जान। अब तुम मेरे पीछे आओगी, आज नहीं तो कल तुम्हें आना ही होगा। ये कहता हुआ वो आराम से बिस्तर पर बैठ जाता है। इंडिया में जहाँ कायरा सारा दिन बस विराट के बारे में सोचती रही, वहीं विराट बस अपने काम में डूबा रहा। खाने तक का होश नहीं था उसे। देर रात तक वो घर वापस आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो नजरें जाती है सामने सोफे पर बैठी कायरा पर, जो कि कोई मैगजीन पढ़ रही थी। विराट घड़ी की तरफ देखता है जो कि 1 बजने का इशारा कर रही थी। वो अंदर आते हुए बोला, ये मैगजीन पढ़ने का कौन सा टाइम है? विराट की सर्द गंभीर आवाज जो कि कायरा के दिल में खलबली मचा देती थी। विराट की आवाज सुनकर कायरा चेहरा उठाकर ऊपर देखती है और एकदम से हड़बड़ाकर उठती है। यहाँ तक कि मैगजीन उसके हाथ से गिर जाती है। उसकी हड़बड़ाहट देखकर विराट बोला, भूत नहीं हूँ जो इतना डर रही हो, और वैसे तुम इतनी रात तक जगी हुई क्यों हो? उसका वही गर्म मिजाज। वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कायरा बिना सोचे समझे बोल देती है। मेरा इंतजार? विराट बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता है। कायरा मन में बोली, ओफो ये क्या बोल रही हूँ मैं? पर अगले ही पल वो अपनी बात कवर करते हुए बोली, हाँ तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे अलावा कोई है और जो घर इतनी देर से आता है? उसके बोलने में शिकायत का लहजा था, जैसे वो पूरे हक के साथ शिकायत कर रही हो कि इतनी देर से क्यों आए। विराट तो कदम कदम पर हैरान हो रहा था, पर फिर वो आगे बोलना जारी रखते हुए बोला, तो पहली बार तो देर से नहीं आया हूँ ना, तो फिर आज तुम इंतजार क्यों कर रही हो मेरा? ये सुनकर तो कायरा भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। सही तो कह रहे हैं विराट, आज से पहले भी वो कितनी बार देर से घर आए हैं, पर तब तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं तो आराम से सो जाती थी। तो फिर आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों विराट का इंतजार कर रही थी? आज मुझे इसकी कमी क्यों लग रही थी? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों की पुतलियां इधर से उधर घूम रही थी, जो कि विराट भी नोटिस कर रहा था। वो मन में बोला, इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसे छोड़कर वो अपने कमरे में जाने लगता है। कायरा अभी भी अपनी सोच में गुम थी। दरवाजा बंद होने की आवाज से वो होश में आती है। अरे ये तो चला भी गया। वो जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए खाना गर्म करने लगती है। अमेरिका में हमेशा की तरह अवनी अपने राइट टाइम पर जॉगिंग के लिए आती है। हर रोज विवेक पहले से ही उसका इंतजार करता था। एक फिक्स जगह थी उसकी जहाँ वो खड़ा होता था, पर आज वो जगह खाली थी। अवनी हर रोज उसे नोटिस करती थी पर कुछ बोलती नहीं थी। आज भी उसकी निगाहें उसी दिशा में उठती हैं, पर विवेक को वहां न पाकर उसे कुछ खाली सा लगता है। नजरें इधर उधर दौड़ती हैं कि कहीं वो दूसरी तरफ तो नहीं खड़ा, कहीं थोड़ा आगे तो नहीं चला गया। पर विवेक वहां होगा तो नजर आएगा ना, उसे बड़ा अजीब लगता है। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ जाती है। इंडिया में विराट स्टडी रूम में चला गया था। कपड़े बदल लिए थे उसने। इस वक्त वो व्हाइट कलर के ढीले से कुर्ते पजामे में था। भूख का तो दूर दूर तक एहसास नहीं था उसको, और ना ही नींद आ रही थी। हाँ, पर उसका सर बहुत दुख रहा था। वो अपनी कोई फाइल उठाकर रीड करने लगता है, और उसके पास करने को था भी क्या। कायरा खाना गर्म करती है और एक प्लेट में निकालकर विराट के लिए ले जाती है। अगले ही पल वो स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी और विराट को देख रही थी। विराट अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए उसे हल्का हल्का दबा रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है। कायरा गेट नॉक करते हुए बोली, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। एक पल के लिए तो विराट हैरान रह जाता है कि आज इसे हुआ क्या है। पहले देर रात तक मेरा इंतजार कर रही थी और अब मेरे लिए खाना लाई है। मैंने कहा तुम्हें कि मेरे लिए खाना लाओ। वो उसकी तरफ देखे बिना थोड़ा रूडली बोलता है। कायरा मन में बोली, इसे क्या हुआ? अब तो ठीक था। पर फिर वो विराट की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधा अंदर जाती है और खाने की प्लेट उसके सामने रख देती है। ये देखकर विराट उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं चाहिए मुझे खा। कायरा बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, भूखे पेट रहने से भी सर में दर्द होता है, और मुझे माँ ने कहा था तुम्हें खाना खिलाने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आधी रात को जाकर तुम्हारी डांट खाने का। अब चुपचाप खाना खाओ, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो दादाजी से कह दूंगी। लगभग वो उसे धमकाते हुए बोलती है, पर वो ऐसे बोलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। दादाजी वाली बात से विराट झल्ला उठता है। वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर पटकता है और एक झटके से उठता है। कायरा मन में बोली, ओह गॉड, अब क्या करेगा ये सड़ियत? विराट बिना कुछ बोले कायरा का हाथ पकड़ता है और उसे स्टडी रूम से बाहर करते हुए बोला, गेट आउट। भूख लगेगी तो खुद खा लूंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखा करो। ये कहते हुए वो खाने की प्लेट उठाकर वापस उसके हाथ में रख देता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। किसी मूर्ख की तरह कायरा वहीं खड़ी होकर ये सोच रही थी कि आखिर उसने कुछ गलत तो नहीं किया। तो फिर विराट को एकदम से क्या हुआ? अंदर कमरे में विराट वो दरवाजा बंद करता है और खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। कायरा का मासूम सा चेहरा, मासूम सी बातें और मासूम सा गुस्सा सब उसके जहन में घूम रहे थे, जो उसे बेचैन कर रहे थे। वो जोर से अपना हाथ दीवार में मारते हुए बोला, शिट, बेकार है ये रिश्ते, बेकार है किसी के साथ जुड़ना, बेकार है किसी की आदत लगाना। जब ये सब हाथों से छूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। नहीं चाहता अब मैं किसी के करीब जाना, और ना ही चाहता हूँ कि कोई मेरे करीब आए। किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता मैं। बातें बेहद तकलीफ होती है, बेहद। वर्षा के इस तरह छोड़ने से विराट बुरी तरह टूट गया था, और यही वजह थी कि वो एक ही जगह अटका हुआ था। बहुत मुश्किल था विराट के लिए आगे बढ़ना। जहाँ कायरा के दिल में विराट के लिए एहसास पनपने लगे थे, वहीं विराट इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था। अभी तक तो कायरा को ये भी नहीं पता था कि विराट जानबूझकर ना तो उसके करीब जा रहा है और ना उसे अपने करीब आने दे रहा है। ऐसे में कैसे समझेगी कायरा विराट को? वो तो अपने दिल की बात किसी को बताता भी नहीं है। ऐसे में कायरा कैसे उसे उसके अतीत से बाहर निकालेगी? निकाल पाएगी भी या नहीं? विराट के व्यवहार से वो अभी तक हैरान थी कि वो तो बस उसके लिए खाना लेकर गई थी। पहले तो कभी विराट ने इस तरह से बात नहीं की, तो फिर आज हुआ क्या? खैर, वो वापस खाना किचन में रखाती है और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। पर नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि दिल और दिमाग में तो बस विराट घूम रहा था। उसके कहे शब्द घूम रहे थे। एकदम से उसे उस ऑफिस वाले लड़के की बात याद आ जाती है। दानव है वो, पत्थर दिल, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। जिस इंसान को कोई पसंद नहीं करता उसे दानव ना कहूं तो क्या कहूं? कायरा एकदम से बेचैन हो जाती है। वो एकदम से उठती है। नहीं नहीं, वो पत्थर दिल नहीं है। वो बस दुनिया के सामने खुद को ऐसा दिखाते हैं, पर असल में वो एक खूबसूरत दिल के मालिक है, जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है।
बस ये बात मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। मन ही मन वो ये बात ठान लेती है। विराट 2-3 सिगरेट फूंक चुका था पर शांत नहीं हो रहा था वो। कुछ देर बाद विराट सोफे पर लेट जाता है और करवट बदलते हुए वो नींद के आगोश में चला जाता है। कायरा भी अपनी नींद के आगोश में चली गई थी अमेरिका में। विवेक को जॉगिंग के लिए ना देखकर अवनी को कुछ अधूरा और कुछ अजीब लगता है, पर फिर वो वहां से चली जाती है। वो कॉलेज जाती है पर वहां भी विवेक नहीं आया। ये देखकर उसे और भी अजीब लगता है। इतने दिनों में उसे भी आदत सी हो गई थी विवेक की। चलो कॉलेज भी खत्म हुआ, उसके बाद वो जॉब पर गई पर वहां भी विवेक नहीं आया। अब तो उसे बुरा भी लगा कि अगर नहीं आना था तो कम से कम बता देता। ऐसा कोई करता है क्या? वो मन ही मन खींचते हुए बोलती है। उधर विवेक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वैसे बेचैन तो वो भी था अवनी के लिए। आज के दिन उसके बिना कैसे गुजारा था विवेक ने, ये तो बस वही जानता था। और इस बात पर वो खुद हैरान था कि इतनी लड़कियां आई उसकी जिंदगी में पर उसने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। पर इस बात को वो हवा में उड़ा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के साथ ही उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अवनी अवनी ही होगी, उसे आना ही होगा, काश वही हो। वो अपनी फिंगर्स क्रॉस करता हुआ दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते के साथ ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सामने अवनी खड़ी थी। तुम? वो हैरान होते हुए बोलता है। वैसे उसे सच में हैरानी हो रही थी। अवनी को देखते ही उसके होश उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अवनी अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, अंदर आ सकती हूँ मैं? ये पहली बार था जब अवनी ने खुद उससे बात की थी। ओह सॉरी प्लीज कम। वो दरवाजे से हटते हुए बोलता है। अवनी अंदर आती है और उसके पास से गुजर जाती है। उसके जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू जो कि हमेशा ही विवेक को पागल कर देती थी, और आज भी वो पागल हो चुका था। अवनी अंदर आती है और चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए घर देखने लगती है। विवेक उसे सर से लेकर पैर तक स्कैन करता है और फिर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए मन में बोला, आज रात मजा आएगा जब ये खूबसूरत जिस्म मेरी बाहों में होगा और मैं जैसे मर्जी इसके साथ खेलूंगा। अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए वो ये सब सोचता है और फिर घर का दरवाजा बंद करता है। तो क्या लगता है विवेक अपने इरादों में कामयाब होगा? क्या अवनी भी इस पर भरोसा कर लेगी? आखिर क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। विवेक सर से लेकर पैरों तक उसे स्कैन करता है और अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोला, आज रात मजा आएगा जब ये हुस्न मेरी बाहों में होगा और मैं जैसे चाहे इसके जिस्म के साथ खेलूंगा। अपने फेस पर डेविल स्माइल लाते हुए वो ये सब सोचता है और फिर घर का दरवाजा बंद कर देता है। अवनी सोफे के पास खड़ी अपने दोनों हाथ बांधे पूरे घर को देख रही थी। सोफे पर और जमीन पर जगह जगह बिखरे कपड़े, टेबल पर चिप्स के खाली पैकेट, बियर की खाली बोतलें और भी न जाने क्या क्या। रसोई में गंदे पड़े बर्तन। उफ, कितनी गंदगी कर रखी थी विवेक ने। विवेक अवनी के पास आता है और उसकी नजरों का पीछा करता है तो वो भी अपना घर देखकर झेप जाता है। अवनी एक नजर विवेक को देखती है। लूज सी व्हाइट कलर की पैंट, आसमानी कलर की शर्ट जिसके बटन खुले हुए थे, जिसमें से विवेक की मस्त बॉडी साफ दिख रही थी, जेल लगाकर सेट किए हुए बाल। कुल मिलाकर वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। जितना ध्यान खुद पर देते हो उससे आधा अपने घर पर भी दे देते तो ये घर भी तुम्हारी तरह चमक रहा होता। वो उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है। विवेक बहुत एम्बैरेसिंग फील करता है पर अगले ही पल वो बहुत इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोला, वो एक्चुअली कल रात से मेरी तबीयत खराब है इसलिए। पर तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो ना। वो सोफे पर से कपड़े उठाते हुए बोलता है। अगले ही पल अवनी 2 कदम बढ़ाकर उसके करीब जाती है और अपना हाथ उसके माथे पर रखते हुए बोली, बुखार तो नहीं है तुम्हें? ओह, अवनी का ठंडा ठंडा मुलायम हाथ अपने माथे पर पाते ही विवेक के शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ जाती है। बेकाबू हो जाता है वो एकदम से। अगले ही पल वो 2 कदम उससे दूर होते हुए बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहता हुआ वो तेजी से किचन में चला जाता है, जबकि वो अपनी हरकत पर खुद हैरान था कि अगर कोई लड़की उसके इतने करीब आए तो वो उससे दूर नहीं जाता था बल्कि उसे अपने और करीब लेता। पर आज उसे हुआ क्या? क्यों वो इस तरह से उससे दूर हुआ? ये सोचता हुआ वो पानी का गिलास लेकर बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो नजरें टिक जाती है अवनी पर। अपने खुले बालों को बांधकर वो जमीन पर फैले हुए कपड़ों को समेट रही थी। कितनी पाक, कितनी मासूम लग रही थी वो उस वक्त कि विवेक तो नजर ही नहीं हटा पा रहा था अपनी। अरे यार तुम ये क्या कर रही हो, रहने तो मैं खुद कर लूंगा। विवेक उसके पास आते हुए बोलता है। अवनी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कर रही हूँ, वरना ये सारा काम तुमसे ही करवाती। लगभग उसे धमकाते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर विवेक हंस पड़ता है और अगली ही पल वो भी उसके साथ मिलकर काम करने लगता है। दोनों साथ साथ काम कर रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे। जैसे जैसे वो अवनी को जानता जा रहा था वैसे वैसे उसे पता चल रहा था कि अवनी ऊपर से जितनी बोल्ड और बिंदास बनती है, अंदर से वो उतनी इनोसेंट, क्यूट और इमोशनल है। बातों बातों में वो दोनों किचन का रुख करते हैं। कुछ अवनी बोल रही थी, कुछ विवेक बोल रहा था। थोड़ी देर पहले विवेक के दिमाग में अवनी को लेकर जो भी विचार आ रहे थे कि वो उसके साथ रात बिताएगा और भी ना जाने क्या क्या, वो सब बातें तो वो भूल ही गया था। इस वक्त बस उसे अवनी के साथ बातें करना, उसके साथ काम करना, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अवनी किचन में जाकर उसका हुलिया ठीक करने लगती है। विवेक उसके पास जाकर खड़े होते हुए बोला, वैसे अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे बीमार होने का मुझे इतना फायदा होगा तो मैं पहले ही बीमार हो जाता। वो अवनी की तरफ देखते हुए बोलता है। अवनी अपना चेहरा घुमाकर एक नजर उसकी तरफ देखती है और फिर वापस अपना काम करते हुए बोलती है, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ऐसी भी क्या बात है? बात कैसी नहीं है यार? तुम अवनी जिससे मैं बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं तरस रहा था, वो अवनी आज खुद चलकर मेरे पास आई है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे मेरे घर पर। अवनी उसकी तरफ देखे बिना बोली, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं ऐसे तुम्हारे पास, तुम्हारे घर आऊंगी, पर आज जब तुम जॉगिंग पर नहीं आए, फिर कॉलेज भी नहीं और जॉब पर भी नहीं, तो पता नहीं क्यों मन में पहला ख्याल यही आया कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर मैं यहाँ आ गई। अवनी इतनी सहजता से, इतनी साफ गोई से अपनी बात उसके सामने रखती है कि बस विवेक तो कायल हो जाता है उसका।
वो ये देख पा रहा था कि कितनी स्वीट, कितनी सिंपल है ये। उसका दिल कर रहा था अवनी यूं ही बोलती रहे और वो बस यूं ही उसकी बातें सुनता रहे। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर पूरे किचन को साफ सुथरा कर देते हैं। विवेक बोला, अब तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। अवनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, नहीं, कॉफी फिर कभी, मुझे अब लेट हो रहा है। ये कहते हुए वो अपना पर्स उठाती है और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। विवेक पीछे से बोलता है, कल फिर आओगी ना? वो बेचैनी से पूछता है। एक तड़प थी उसकी आवाज में। अवनी हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मतलब कल भी तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है? वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है। ये सुनकर विवेक झेंप जाता है और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, वो तबीयत का तो पता नहीं, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। ये सुनकर अवनी के होठों पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, विवेक फिर से बेचैनी से बोलता है। अवनी उसे देखती है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। विवेक अपना दिल थामे हुए वहीं सोफे पर गिर जाता है। ये एहसास ही उसके लिए अलग थे जो वो अवनी के लिए महसूस कर रहा था, और इस बात को वो खुद भी नहीं जानता था। अवनी का एहसास, उसका वो करीब आकर उसका माथा छूना, सब किसी सपने की तरह लग रहा था उसे, एक खूबसूरत सपने की तरह, और वो इस सपने से कभी बाहर नहीं आना चाहता था। अवनी के भी चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों को ही सुबह होने की जल्दी थी। विवेक को तो खाने तक का होश नहीं था। वो अवनी के ख्यालों में गुम वहीं सोफे पर सो जाता है। जहां अमेरिका में रात गहरा जाती है तो वहीं इंडिया में सुबह हो गई थी। सुबह का वक्त, आज संडे था तो विराट को ऑफिस नहीं जाना था, पर फिर भी वो अपने नियमित समय पर उठ गया था। वो स्टडी रूम से बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर जाती है बिस्तर पर आराम से सो रही कायरा पर। पिंक कलर का नाइट सूट, बिखरे मुलायम बाल और चेहरे पर वही मासूमियत। कायरा को देखकर उसे उस रात की बात याद आ जाती है कि कैसे वो उसका इंतजार कर रही थी, कैसे उसके लिए वो खाना लाई और बदले में उसने उसे डांट दिया। वो देखता है कि कायरा का आधा कंबल नीचे लटक रहा था और वो खुद ठंड से सिकुड़ रही थी। ये देखकर विराट मन में बोला, ये लड़की भी ना कभी कभी तो बहुत समझदार रहती है और कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है। ये सोचते हुए वो सबसे पहले तो एसी बंद करता है और फिर कंबल उठाकर कायरा को सही से उड़ा देता है। इसके बाद वो खुद बाहर गार्डन में चला जाता है। उसके जाते ही कायरा एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठते हुए बोलती है, क्या है ये विराट, कितने चेहरे हैं इसके? वो कल वाला जो मुझ पर बेवजह गुस्सा कर रहा था, या ये जो मेरी केयर कर रहा था? उफ, ये लड़का पागल कर देगा मुझे। फिर वो पास रखे तकिए को कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सड़िया लब अच्छा लगने लगा है। इसका गुस्सा करना भी अब अच्छा लगने लगा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सोचते हुए वो उठती है और कमरे में लगी खिड़की खोलकर वहां जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उसे विराट साफ नजर आ रहा था। पर विराट उसे नहीं देख सकता था। वो अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा था। ब्लैक कलर की फिटिंग टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स, और विराट का वो कसा हुआ शरीर, हवा से उड़ते हुए उसके सिल्की सिल्की बाल, और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर एक एटीट्यूड जो कि उस पर जचता भी था। कायरा खिड़की से सर टिकाते हुए बोली, हाय, कितने बेशर्मों की तरह देख रही हूँ मैं। पर अगले ही पल वो खुद से ही कहती है, हाँ तो क्या हो गया, अपने ही पति को देख रही हूँ, किसी और के को नहीं। लो फ्लो में उसने विराट को अपना पति कहा, पर अभी उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं कि उसने अभी क्या बोला। विराट को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो झट से इधर उधर नजर दौड़ाता है, पर उससे पहले ही कायरा एकदम से पीछे हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। विराट भी अपना वहम समझकर वापस अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में जाता है। तब तक कायरा नहाकर रेडी हो गई थी। पीच कलर का प्लाजो सूट, गीले उलझे बाल, कजरारी आंखें, लाल सुर्ख होंठ, मांग में चमकता सिंदूर। उफ, क्या लग रही थी वो। एक पल के लिए तो विराट की नजरें ठहर जाती हैं उस पर, लेकिन अगले ही पल वो स्टडी रूम में जाने लगता है। पीछे से कायरा बोलती है, गुड मॉर्निंग। विराट कोई जवाब नहीं देता और स्टडी रूम में चला जाता है। ये देखकर कायरा मुंह बनाते हुए बोलती है, सड़ियल। वो धीरे से बड़बड़ाती है। स्टडी रूम में विराट बोला, रात को कितना डांटा इसको, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हद है। ना चाहते हुए भी विराट उसी के बारे में सोच रहा था और उसके बारे में सोचता हुआ ही नहाने चला जाता है। बाकी सब अभी तक सो रहे थे। कायरा किचन में थी और अपने और विराट के लिए चाय बना रही थी। इतना तो उसे पता चल गया था कि नहाने के बाद विराट को चाय चाहिए। उसने टोस्ट बनाए, 2 कप चाय बनाई, उन सबको एक ट्रे में रखा और अपने कमरे में चली गई। तब तक विराट भी नहाकर बाहर आ गया था और रेडी हो रहा था। कायरा कमरे में आती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। विराट इसलिए कि रात को इतना सुनाया और अब फिर से ये नाश्ता ले आई, और कायरा इसलिए हैरान थी कि संडे को ऑफिस वाले कपड़े पहनकर क्यों रेडी हो रहा है। वो नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, नाश्ता? रात भी मना किया था ना तुम्हें कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। कायरा बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, सब याद है मुझे। कितनी रूडली बात की थी तुमने मुझसे, पर तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे उस बात के लिए सॉरी कह देना चाहिए? मैं पक्का तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बार फिर वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। ये सुनकर विराट अपनी एक आईब्राव उचकाते हुए बोला, ओह रियली? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा? हाँ, तुम जरूर सॉरी कहोगे। कायरा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। विराट अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, और ना कहूँ तो? कायरा 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तो मैं दादाजी से कह दूंगी। ओह अच्छा, मैं तो डर गया। विराट मुंह बनाते हुए बोलता है, बड़ी आई सॉरी बोलो। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो कायरा से इतनी बातें करने लग गया। इसके बाद वो अपना ऑफिस बैग लेकर वहां से जाने लगता है। कायरा एकदम से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? वो पूरे हक के साथ बोलती है, तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं? वो साइड में होते हुए बोलता है, ये तो कोई बात नहीं होती, रात को भी तुम कितनी देर से आए और अभी तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। वो बहुत बेचैनी से बोल रही थी। उसकी बेचैनी विराट भी भाप लेता है। तो तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं कभी भी जाऊं, कभी भी आऊं,
एक पल के लिए तो कायरा चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। विराट उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहा था। जब कायरा कुछ नहीं बोलती तो वो वहां से जाते हुए बोला, दिमाग का इलाज करवाओ अपने। पीछे से कायरा बोली, हाँ हो रही है बेचैनी, मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। और क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। रात भी जब तुम देर से आए तब भी हो रही थी, और अब जब तुम जा रहे हो तब भी हो रही है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं समझ पा रही हूँ कुछ भी। बस तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। एक सांस में वो अपनी बात विराट के सामने रखती है। भले ही कायरा अपनी फीलिंग्स से अनजान थी, पर विराट कुछ कुछ उसके जज्बात समझ गया था। प्यार शब्द का एहसास होते ही वो पूरा गुस्से से भर जाता है। उसे तो नफरत हो गई थी प्यार मोहब्बत जैसी चीज से, पर फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है। कायरा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। विराट का सब्र जवाब दे रहा था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कायरा उसके सामने जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर कम से कम नाश्ता तो करके जाओ, तुमने रात भी कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर विराट और भी खींच जाता है और अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि अपने काम से काम रखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। कायरा फिर से उसके सामने जाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दादाजी से कह दूंगी। ओह गॉड, दादाजी की धमकी और विराट का पारा गरम। एकदम से कायरा को पकड़कर अपने करीब करता है और अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। कायरा को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। विराट उसके होठों पर अपने होठों की छाप छोड़ देता है और फिर एकदम से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, जाओ ये बात ही कह दो दादाजी से। वो दांत भींचकर बोलता है, फिर वहां से बाहर चला जाता है। कायरा उसे आवाज लगाती रह जाती है, सुनो तो सही विराट। पर तब तक वो बाहर निकल जाता है। अब तक सब घर वाले भी उठ गए थे और वो सब हॉल में थे। विराट बाहर आता है तो सबकी नजरें टिक जाती हैं उसके चेहरे पर। सबको अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर वो गुस्से से सबको घूरते हुए बोला, व्हाट। तभी भूपेंद्र एकदम से उठता है और गुस्से से अपना न्यूज़पेपर वहीं पटकते हुए बोले, ये आजकल के बच्चों को जरा भी तमीज नहीं है, बेशरम, संस्कार तो जैसे बेच खाए हैं इन लोगों ने। बड़बड़ करते हुए वो वहां से चले जाते हैं। बाकी सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। विराट की नजर जब साइड में लगे मिरर पर पड़ती है तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं। कायरा की लिपस्टिक का कलर उसके होठों पर लगा हुआ था। ये देखकर वो बुरी तरह झेप जाता है और तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर तेजी से कमरे में भागता है। वो जल्दी से अंदर आता है। उसे ऐसे देखकर कायरा की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, मुझे तो दादाजी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। विराट की नजर जब साइड में लगे मिरर पर पड़ती है, अपने होठों पर कायरा की लिपस्टिक का कलर देखकर वो झेप जाता है और तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और तेजी से अपने कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो उसे देखकर कायरा की हंसी छूट जाती है, जबकि विराट उसे घूर कर देख रहा था। कायरा अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, क्या बोला था तुमने कि ये बात ही दादाजी को। ये कहते हुए वो फिर से हंसने लगती है। वो मासूम सी अपने बालों को बार बार कान के पीछे करती हुई खुलकर हंस रही थी। शायद पहली बार वो विराट के सामने इतना खुलकर हंसी थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर विराट के सख्त दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। कायरा हंसते हुए बोली, मुझे तो दादाजी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने खुद ही बता दिया। इनफ। विराट गुस्से से गरजता है, पर कायरा पर तो उसके गुस्से का कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विराट ऊपर से कितना भी गुस्सा करे, कितना भी सख्त बन जाए, पर अंदर से वो उतना ही नर्म दिल है। बस यही गुस्से की परत वो उसके दिल से और चेहरे से हटाना चाहती थी, और वो ऐसा करके रहेगी ये उसने ठान लिया था। और उसे ये भी पता था कि विराट के गुस्से को हैंडल करना है तो या तो उस पर डबल गुस्सा करो या फिर प्यार से बात करो। दोनों ही सूरतों में विराट शांत हो जाता था। फिलहाल उसने प्यार का रास्ता चुनना बेहतर समझा। इनफ। विराट बहुत गुस्से से बोलता है। अगले ही पल कायरा एक फेस टिश्यू लेती है और अपने कदम विराट की तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्यों करते हो तुम इतना गुस्सा? अब गुस्से से अपना ही नुकसान कर लिया ना, बाहर सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितनी आवाज लगाई थी मैंने तुम्हें कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो, पर नहीं, तुमने तो कसम खाई है ना मेरी बात ना सुनने की। वो किसी टिपिकल वाइफ की तरह उससे शिकायत कर रही थी और साथ साथ वो टिश्यू से उसका चेहरा साफ कर रही थी। विराट से शिकायत करते वक्त सैकड़ों भाव आ रहे थे उसके चेहरे पर, जिनमें विराट खो रहा था। किसी की एक ना सुनने वाला विराट आज कब से कायरा की बातें सुन रहा था। कायरा उसके थोड़ा और करीब जाती है और हल्का सा अपने पंजों पर खड़ी होती है, इतना कि विराट उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, और जो काफी था उसे होश में लाने के लिए। थोड़ा कम गुस्सा किया करो, वो उसके चेहरे को साफ करते हुए बोलती है। अगले ही पल विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और वो टिश्यू उसके हाथ से छीनते हुए बोला, अपने काम से काम रखो, पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ और आखिरी बार फिर कह रहा हूँ, मैं मुझसे जुड़ने की कोशिश भी मत करो। ये कहता हुआ वो एकदम से उसे खुद से दूर करता है और खुद आईने के सामने जाकर अपना चेहरा साफ करने लगता है। कायरा नजरों से उसका पीछा करते हुए मन में बोली, जुड़ तो मैं तुमसे पहले ही गई थी, बस एहसास अब हो रहा है। विराट अपना चेहरा साफ करता है और फिर कायरा को घूरते हुए वापस स्टडी रूम में जाने लगता है, पर कायरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तपाक से बोलती है, पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता ना। ये सुनते ही विराट पीछे पलटता है और गुस्से से बोलता है, यो। कायरा तुरंत अपनी प्यारी सी स्माइल बिखेरते हुए बोली, नाश्ता लगा दे तुम्हारे लिए। एक पल के लिए विराट खो गया था उसकी स्माइल में, पर अगले ही पल वो स्टडी रूम के अंदर जाता है और जोर से दरवाजा बंद करते हुए बोलता है, पता नहीं इस लड़की को हुआ क्या है, और उससे बड़ी बात कि मुझे क्या हुआ है। मैं क्यों उसकी बेवकूफ सी बातें सुनने लगा हूँ, उसकी बेकार सी बातों का रिप्लाई करने लगा हूँ। किस किया मैंने उसे, बट व्हाई। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। बाहर खड़ी कायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ ऑफिस, पर नहीं, अब करवा लिया ना अपना पोपट। पर हंसते हुए बोल तो रही थी, पर अभी उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि विराट ने उसे किस किया था। इतने में उसका गेट नॉक होता है।
कायरा दरवाजा खोलती है तो सामने मुस्कुराते हुए गुंजन खड़ी थी। भाभी, वो माँ आपको बुला रही हैं। वो बाहर से ही बोलती है। अरे तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आना। अरे नहीं मेरी प्यारी भाभी, अंदर आप और भाई और कुछ समथिंग समथिंग मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। ऐसा कहकर वो कायरा को छेड़ती है और फिर तेजी से वहां से भाग जाती है। पहले तो कायरा उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती। ये क्या बोल कर गई अभी? समथिंग समथिंग और कबाब में हड्डी, कहना क्या चाहती थी ये? पर अगले ही पल जब उसे गुंजन की बातों का मतलब समझ आता है तो वो बुरी तरह झेप जाती है। अभी तक तो वो विराट को छेड़ रही थी, उस पर हंस रही थी, पर अब उसे एहसास होता है कि विराट ने उसे किस किया। विराट का वो अचानक से उसे अपने करीब करना और फिर उसे किस करना, ये सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। उस वक्त तो वो जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं पाई, पर अब इस चीज का एहसास होते ही उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मारे शर्म के उसके गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो झट से अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लेती है। उसकी सांसें जरूरत से ज्यादा तेज चल रही थी। दूसरी तरफ आज संडे था तो सिया को भी स्कूल नहीं जाना था और राघव की भी छुट्टी थी। वो इस वक्त अपने घर के सामने वाले पार्क में सिया के साथ खेल रहा था। सिया खेलते खेलते पूछती है, पापा वो आंटी कब आएंगी? राघव उसके बाल सही करते हुए बोला, कौन सी आंटी बेटा? अरे पापा, वो आंटी जो कल घर आई थी। वो भी राघव के बाल सही करने लगते हैं। ये देखकर राघव को हंसी आ जाती है और साथ साथ उसे वर्षा का ख्याल भी आ जाता है। कैसे कल वो उसे डांट रही थी, क्यों नहीं कर लेते आप दूसरी शादी, हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती। ये सब याद आते ही उसके दिल से आवाज आती है, हाँ हर दूसरी माँ बुरी नहीं होती, बस वो तुम्हारी तरह होनी चाहिए। पता नहीं वो क्या सोचने लगा था, पर अगले ही पल वो अपने सारे ख्याल झटकते हुए बोला, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगा हूँ। उधर वर्षा और गरिमा दोनों साथ साथ चाय पी रहे थे। वर्षा से बता रही थी कि कैसे कल वो सिया के घर पहुंच गई और विराट को भी डांट दिया। गरिमा देख पा रही थी कि सिया के बारे में बात करते हुए वर्षा के चेहरे पर अलग ही चमक थी, जो पहले विराट के नाम पर हुआ करती थी। पहली बार वर्षा ने विराट के अलावा किसी और का जिक्र किया था, फिर चाहे वो एक बच्ची ही क्यों ना हो। खुश रहने लगी थी वर्षा, लेकिन शायद इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं था। बड़ी प्यारी बच्ची है सिया, और राघव भी कितना ध्यान रखते हैं उसका, बिल्कुल एक पिता की तरह। गरिमा बस उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी, जहाँ गलती से कह लो या भगवान की मर्जी से कह लो, वर्षा उस गलत दवाई से फिलहाल बच गई थी। वहीं कोई था जिसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो जिंदा रहे, वो बस उसे मरते हुए देखना चाहता था। गुस्से से भरा हुआ वो फिर से डॉक्टर को फोन करता है। नंबर देखकर ही डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर फोन उठाता है। सामने से गरजते हुए कोई बोलता है, वो लड़की जिंदा क्यों है अब तक, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? तुम कुछ कर नहीं सकते तो मना कर दो, मैं अपना काम किसी और से। डॉक्टर बीच में ही बोले, सर थोड़ा टाइम दीजिए, जो बीमारी मैंने उसे बताई है उस हिसाब से तो उसे मरना होगा ना। मैंने उसकी दवाइयों की डोज बढ़ा दी है, बस कुछ ही दिन में उसकी मौत की खबर आपको मिलेगी। बस कुछ दिन और, वरना तुम अपना भी सोच लो। ये कहकर वो गुस्से से फोन कट कर देता है। डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वो तुरंत पानी का ग्लास उठाकर गट गट करके पीने लगता है और अपना चेहरा रुमाल से साफ करता है। लेकिन अगले ही पल उसका माथा ठनकता है। वो मन में सोचता है, कितने दिन हो गए वर्षा की दवाई चेंज किए हुए, पर अब तक उसका कोई फोन क्यों नहीं आया? कहीं वो किसी और डॉक्टर के पास तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो घबराते हुए बोलता है। उधर वर्षा भी गरिमा से ये बात कर रही थी कि डॉक्टर ने तो कहा था कि दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जाएगी, पर अब तो उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, न सर में दर्द, न बेचैनी, कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वर्षा हैरान होते हुए गरिमा से पूछती है। गरिमा बोली, क्यों नहीं हो सकता? वो डॉक्टर भगवान से बड़ा तो नहीं है ना, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है कि तू ठीक हो रही हो और जो भी डॉक्टर ने कहा था वो गलत साबित हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है वर्षा। उसकी बात पर वर्षा एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी गर्दन झुकाकर कुछ गहरा सोचने लगती है। दूसरी तरफ घर पर विराट तो खुद की हरकत पर इतना अजीब फील कर रहा था कि वो तो स्टडी रूम से बाहर ही नहीं आ रहा था। वहीं अब कायरा का भी यही हाल था। पहले तो वो बस इस बात पर विराट पर हंस रही थी कि उसने किस किया, पर जब ये एहसास होता है कि उसने किस उसे ही किया है, वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करते हुए आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। लिपस्टिक तो उसकी भी फैली हुई थी। ये देखकर वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब तो कमरे से बाहर जाने के लिए उसे भी अजीब लग रहा था। ऊपर से गुंजन जिस तरह उसे छेड़ कर गई थी, उसके बाद तो कमरे से बाहर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पागल सा, अपना तो मजाक बनवाया ही बनवाया, साथ में मेरा भी बना दिया। कितना हंस रही थी गुंजन, क्या सोच रहे होंगे सब? किस करके तो ऐसे बाहर गया था जैसे रोज मुझे किस करके ही ऑफिस जाता हो। वो जो जी में आ रहा वो बोले जा रही थी और साथ साथ अपना चेहरा साफ कर रही थी। अब तो उसे भूख का एहसास भी होने लगा था, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने, और जो वो नाश्ता विराट के लिए बनाकर लाई थी वो रखा रखा ठंडा हो गया था, तो उसे खाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो अपना पेट पकड़ते हुए बोली, बहुत भूख लग रही है, पर मैं बाहर कैसे जाऊं? ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ जाती है। अंदर स्टडी रूम में भूख का एहसास तो विराट को भी हो रहा था, क्योंकि रात भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख लगना लाजमी था। जो नाश्ता कायरा उसके लिए बनाकर लाई थी वो भी उसने नहीं खाया था। काफी टाइम तो वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर कब तक? भूख को भी रोक पाया है कोई? जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो उसे स्टडी रूम से बाहर आना ही पड़ता है। गेट खुलने की आवाज जब कायरा के कानों में जाती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। अब तो उसे विराट से भी शर्म आ रही थी कि पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। कैसी लड़की है, मैंने किस किया पर बदले में मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे पागलों की तरह हंसी जा रही थी मैं, पता नहीं अब क्या क्या उटपटांग सोचे जा रही थी वो। इतने में विराट गेट खोलकर बाहर आता है। उसके कदमों की आहट पाते ही कायरा झट से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। विराट की नजर सबसे पहले उसी पर जाती है। वो देखता है कि वो सोफे के कोने में बैठी हुई थी, वो भी बिल्कुल सोफे से चिपक कर अपने दुपट्टे से खुद को कवर कर रखा था और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक रखा था। ये देखकर विराट हैरान रह जाता है। ये तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो सीधा सवाल करता है उससे। वो मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? पर क्यों? विराट अपने माथे पर सिलवटें डालते हुए बोलता है,
ये सुनते ही कायरा एकदम से अपने हाथ चेहरे से हटाती है और एकदम से खड़े होकर उसके पास जाते हुए बोली, ओह हो, कितना बन रहे हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। तुमने जो किया उसके बाद अब मुझे बाहर जाने में भी शर्म आ रही है। ये सुनकर विराट भी झेप जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। कायरा अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, और तो और मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही। अब कैसे भी लाओ पर मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, वरना मैं दादाजी। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है और झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, ये सोचकर कि कहीं विराट उसे फिर से किस ना कर ले। उसकी हरकत देखकर, उसकी मासूमियत देखकर विराट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। विराट कायरा को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें शर्म क्यों आ रही है। अगले ही पल कायरा अपने चेहरे से अपने हाथ हटाते हुए बोली, ओह, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद मुझे बाहर जाने में भी शर्म आ रही है, ऊपर से भूख लग रही है वो अलग। उसकी बात सुनकर विराट भी झेप जाता है। कायरा अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोलती है, अब कुछ भी करो, कैसे भी करो, मेरे लिए नाश्ता लाओ, और तुमने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो मैं दादाजी से। इतना कहते ही कायरा एकदम से चुप हो जाती है और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है कि कहीं विराट उसे फिर से किस ना कर ले। उसकी हरकत देखकर, उसकी मासूमियत देखकर विराट के होठों पर स्माइल आ जाती है और वो भी समझ गया था कि कायरा ने क्यों अपना चेहरा घुमा लिया। भूख तो वैसे मुझे भी लगी है, विराट बात बदलते हुए बोलता है। दूसरी तरफ गरिमा वर्षा को ये समझा रही थी कि भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है कि तू ठीक हो रही हो, वो डॉक्टर भगवान से बड़ा तो नहीं है ना। उसकी बात सुनकर वर्षा अपनी गर्दन झुकाकर कुछ गहरा सोचने लगती है। गरिमा उसके चेहरे पर अपनी नजरें टिकाते हुए बोलती है, अच्छा एक बात बता, अगर कल को तो बिल्कुल ठीक हो जाए तो क्या फिर तू विराट की जिंदगी में वापस जाएगी। वो उसका मन टटोलते हुए बोलती है। ये सुनकर एक पल के लिए तो वर्षा का दिल धक धक करने लगता है, पर अगले ही पल कायरा का मासूम सा चेहरा उसके जहन में ताजा हो जाता है। कायरा का वो बेहद प्यार से मेरे विराट कहना उसे याद आ जाता है। गरिमा फिर से अपना सवाल दोहराते हुए बोलती है, बोला वर्षा, कहीं तू फिर से। उसके सवाल पर वर्षा एकदम से खींचते हुए बोलती है, पागल हो गई है क्या। विराट को मेरा होना होता तो कब का हो जाता, वो मेरी किस्मत में है ही नहीं, अगर होता तो हम ही अलग नहीं होते। और वैसे भी अब मुझे विराट से कोई मतलब नहीं है, भूल चुकी हूँ मैं उसे। ये कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। गरिमा फीका मुस्कुराते हुए बोलती है, झूठी, तेरा गुस्सा बता रहा है कि तू आज भी उससे प्यार करती है। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा दूसरों की खुशी मांगने वाली मेरी ये दोस्त भी हमेशा खुश रहे। वर्षा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है और अपना चेहरा तकिए से ढक लेती है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न जाए। उसने कह तो दिया था कि वो विराट को भूल चुकी है, पर सच तो ये था कि वो आज भी उससे प्यार करती थी, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भूला तो वैसे विराट भी नहीं था उसे, चाहे गुस्से से कहो या नफरत से कहो, पर कहीं ना कहीं वो भी उसे याद तो करता ही था ना। वर्षा के साथ साथ उसे तो प्यार शब्द से ही नफरत हो गई थी। तो वहीं कायरा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर, विराट की अच्छाई के आगे मजबूर होकर, उसकी सच्चाई के आगे मजबूर होकर उसे चाहने लगी थी, जिसका एहसास उसे खुद नहीं था। और जब होगा तब क्या करेगी कायरा, क्या विराट के सख्त दिल में वो अपने लिए एहसास जगाएगी। जो विराट प्यार मोहब्बत से नफरत करने लगा है, उसे फिर से प्यार करना सिखाएगी। खैर ये तो तब होगा, पहले वो खुद तो अपने एहसास समझे। घर पर विराट बात बदलते हुए बोला, वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ये सुनते ही कायरा सारी लाज शर्म छोड़कर वापस पीछे पलटते हुए बोली, अच्छा जी, अब बहुत भूख लग गई तुम्हें, जब मैं नाश्ता बनाकर आई थी वो तो खाया नहीं। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, फिर किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, कुछ तो करो, मेरे पेट पे चूहे कूद रहे हैं। विराट ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे भी बाहर जाने में शर्म लग रही है। वो बहुत नरमी से बोलता है। ये पहली बार था जब वो इतनी नरमी से बोल रहा था, क्योंकि गलती उसकी थी। कायरा मन में बोली, ओह देखो तो इसे कितना स्वीट बन रहा है, जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ इसे। वो अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए सोच रही थी। उसका चेहरा देखकर ही विराट समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। दो पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, फिर एकदम से दोनों एक साथ बोलते हैं, साथ में बाहर चले। ये सुनते ही दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ओहो, आज उल्टी गंगा बह रही है। एक तो विराट नरमी से बात कर रहा है और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। एक पल के लिए तो कायरा खो जाती है विराट की मुस्कुराहट में, जो कि कभी कभी ही देखने को मिलती थी। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी विराट के चेहरे से। उसे ऐसे खोया देखकर विराट उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड। कायरा एकदम से होश में आती है और विराट से अपनी नजरें चुराने लगती है। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो खुद हैरान थी कि उसे क्या होता जा रहा है, क्यों वो विराट के सामने जाते ही अपनी सुध बुध गवा देती है। विराट बोला, चले। वो अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, चलो। कायरा भी उसके कदम के साथ कदम मिलाते हुए बोलती है। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। विराट धीरे से दरवाजा खोलता है। कायरा घबराहट की वजह से कसकर विराट का हाथ पकड़ लेती है। विराट हैरानी से उसकी तरफ देखता है। बदले में कायरा अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली। विराट एक नजर अपने हाथ को देखता है जिसे कायरा ने कसकर पकड़ रखा था। वो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गर्दन हल्की सी बाहर निकाल कर देखते हैं कि हॉल में कोई बैठा तो नहीं है। उनकी खुशकिस्मती थी उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। ये देखकर वो राहत की सांस लेते हैं। अब दोनों को किचन तक का सफर तय करना था। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे चोरी करने जा रहे हो। दूसरी तरफ राघव अब सिया को लेकर घर आ गया था। हाँ, वो बात अलग थी कि सिया बार बार उससे वर्षा के बारे में पूछ रही थी और राघव हर बार उससे यही कह रहा था कि बेटा जल्दी आएंगी वो आंटी, सच में बहुत प्यारी बच्ची है वर्षा। राघव की माँ भी सिया की हाँ में हाँ मिलाती है, तो उसे फोन करके सिया की बात करवा देना। माँ क्या आप भी, सिया तो बच्ची है और आप उसे समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रही है। ओहो, तू तो बेफालतू की बात कर रहा है। वर्षा भी सिया को बहुत प्यार करती है, वो भी उसके साथ बहुत खुश थी।
माँ वो बात ठीक है, इत्तेफाक से वो हमारे घर आई, सिया को संभाला, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे फोन करके परेशान करें। इसमें परेशानी कैसी? वो मुंह बनाते हुए बोलती है। राघव अपने कमरे में जाते हुए बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है माँ? वो सब मैं अच्छे से समझता हूँ, तो मुझसे होशियारी मत कीजिए। ये कहता हुआ वो सिया को अपने कमरे में ले जाता है। क्या करूं मैं इस लड़के का, मेरी बात तो इसने सुननी ही नहीं है, नालायक कहीं का। बड़बड़ करते हुए वो किचन में चली जाती है। राघव सिया को बिस्तर पर बिठाते हुए बोला कि माँ भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। घर पर विराट और कायरा इधर उधर देखते हैं। भूपेंद्र और अनुपम किसी काम से बाहर गए हुए थे। गुंजन अपने कमरे में थी और उषा छत पर थी, तो कुल मिलाकर नीचे हॉल में कोई नहीं था। वो दोनों ही जल्दी से किचन में जाते हैं, अपनी अपनी प्लेट उठाते हैं और फटाफट से नाश्ता ले लेते हैं और बुलेट ट्रेन की स्पीड से वापस अपने कमरे में आते हैं। जैसे किला फतेह कर लिया हो दोनों ने। कायरा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपनी ये चोरी जैसी हरकत पर दोनों को ही हंसी आ जाती है। ये पहली बार था जब कायरा ने विराट को हंसते हुए देखा था। ओह, खुलकर हंसता हुआ वो कितना मासूम, कितना चंचल लग रहा था वो इस वक्त। कायरा तो बस एक टक उसे देखे ही जा रही थी। विराट की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो हंसते हुए बोला क्या हुआ? कायरा हल्का सा मुस्कुराकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। विराट नाश्ता करने के लिए वही सोफे पर बैठ जाता है। तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो, कायरा उसके पास बैठते हुए बोलती है। ये सुनते ही विराट को एकदम से वर्षा की याद आ जाती है। उसने भी उससे यही कहा था कि तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। फिर उसका दर्द ताजा हुआ, दिल पर लगे जख्म फिर से हरे हुए। उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई, जो कि कायरा ने भी देख लिया था। वो समझ गई थी कि विराट को वर्षा से जुड़ा हुआ कुछ याद आ गया था। विराट बिना कुछ बोले वहां से उठता है और अपने नाश्ते की प्लेट लेकर सीधा स्टडी रूम में जाता है। कायरा खाली आंखों से बस उसे जाते हुए देखती है। उसका दिल तो क्या कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले, पर किस हक से? पति पत्नी तो दूर, वो दोनों तो दोस्त भी नहीं थे। विराट के जाते ही कायरा को एक खालीपन का एहसास होने लगता है। एक अधूरापन सा महसूस होता है उसे। कब तक अपने अतीत में जीते रहोगे विराट? उसके दिल से खुद ब खुद आवाज आती है। अंदर कमरे में विराट नाश्ता टेबल पर यूं ही रखा हुआ था और वो खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगा रहा था। कायरा के और वर्षा के शब्द एक साथ उसके कानों में शोर कर रहे थे। तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। वो एक सिगरेट फूंक चुका था और दूसरा पीने की तैयारी में था। तभी स्टडी रूम का नॉक होता है। सुनो, और साथ ही कायरा की आवाज भी उसके कानों से टकराती है। विराट सिगरेट को खिड़की से बाहर की तरफ फेंकता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए गेट खोलता है। सामने ही मुस्कुराती हुई कायरा खड़ी थी। तुमने नाश्ता कर लिया? वो गर्दन को टेढ़ा करके अंदर झांकते हुए बोलती है। अरे वाह, तुमने भी अभी तक नहीं खाया, चलो ना साथ में खाते हैं। वो लगभग अंदर आते हुए बोलती है और अपनी प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली, मुझसे भी ना अकेले खाया नहीं जाता। कायरा विराट को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ गई थी कि उसने जाने अनजाने में कुछ तो कह दिया था जो विराट के दर्द को हवा दे गया। वो वही दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। विराट अभी भी दरवाजे के पास खड़ा होकर कायरा को देख रहा था। आओ ना प्लीज, भूख लगी है बहुत। ओह, कायरा का प्यार भरा आग्रह, पर कहीं ना कहीं विराट भी समझ गया था कि कायरा क्या करना चाह रही है। वो उससे सीधा सवाल करते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? उसकी वही सख्ती से भरी गंभीर आवाज। कायरा उसकी तरफ देखती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, देखो, मुझे पता है कि जाने अनजाने में मैंने कुछ तो ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें तकलीफ हुई। अब तुम अपना दर्द भी किसी के साथ बांटते नहीं हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बताओ कि क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्लीज नाश्ता कर लो, वरना तुम वो भी नहीं करोगे। ऐसे ही हो तुम, हर चीज का गुस्सा बस खाने पर निकालते रहते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं बस तुम्हें नाश्ता करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और प्लीज अब ये मत कहना कि अपने काम से काम रखो। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाती है और अपनी गर्दन झुका लेती है। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस एक पल तो विराट उसे देखता रह जाता है और अगले ही पल वो नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। ये देखकर कायरा का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो भी झट से उसके पास जाकर बैठ जाती है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। विराट समझ जाता है कि कायरा क्या करने की कोशिश कर रही है। वो अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? कायरा एक गहरी सांस लेकर बोली, देखो, मुझे पता है कि जाने अनजाने में मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे तुम्हें तकलीफ हुई है। अब तुम अपना दर्द किसी के साथ बांटते भी नहीं हो, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हो और फिर हर चीज का गुस्सा खाने पर निकालते हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम बस नाश्ता कर लो, और प्लीज अब ये मत कहना कि अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो चुप हो जाती है और अपनी गर्दन झुका लेती है। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस एक पल तो विराट उसे देखने लगता है, फिर बिना कुछ बोले नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। ये देखकर कायरा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो भी झट से उसके पास बैठते हुए बोलती है, ये हुई ना बात। पर विराट कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कायरा भी खामोश हो जाती है। दोनों ही खामोशी से अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। भले ही विराट नाश्ता कर रहा था, पर उसके कान में कायरा की बातें घूम रही थी। एक तो तुम अपना दर्द किसी के साथ बांटते भी नहीं हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो और अपना सारा गुस्सा केवल खाने पर निकाल देते हो। विराट हैरान था कि वर्षा के बाद अगर किसी ने उसे समझा तो वो है कायरा, पर फर्क था वर्षा से वो प्यार करता था, उसे अपनी हर बात बताता था, अपना दुख दर्द सब उसके साथ खुद बांटता था, इसलिए वर्षा का उसको समझना लाजमी था। पर कायरा के साथ तो बिल्कुल उल्टा था। वो उसके साथ अपना गम बांटना तो छोड़ो, ढंग से बात तक नहीं करता था, और इसके बावजूद कायरा ने इतनी बारीकी से उसे समझ लिया, भांप लिया उसकी एक एक आदत को। बस यही चीज उसे परेशान कर रही थी। वो नहीं चाहता था कि कायरा उसके नजदीक आए, उससे जुड़ने की कोशिश करे, जो कि वो कर रही थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो विराट से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, और तो और उसे विराट के गुस्से की भी परवाह नहीं थी। यही सब सोचते सोचते वो अपना नाश्ता पूरा कर चुका था। अरे अरे तुम रहने दो, इसे मैं ले जाऊंगी, ये कहते हुए वो प्लेट्स लेकर वहां से चली जाती है। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
हालात ऐसे थे कि वो खुद भी कायरा को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। साफ पता चल रहा था उसे कि कायरा उसे पसंद करने लगी है, शायद पसंद से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो एहसास पनपने लगे हैं उसके दिल में विराट के लिए। बस ये सब उसे खुद नहीं पता। विराट एकदम से सोफे पर से खड़े होते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूरत से ज्यादा जान गई है ये लड़की मुझे, और जरूरत से ज्यादा मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, जो एक बार प्यार में धोखा खाकर भी वापस उसी रास्ते पर चल रही है। डिस्गस्टिंग। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ओह, आई कांट हैंडल दिस नॉनसेंस। मुझे दूर होना होगा इस लड़की से। ये कहता हुआ वो अपने मैनेजर को फोन करता है। 2 रिंग जाने पर ही मैनेजर फोन उठाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, फॉरेन से जो क्लाइंट आने वाले थे वो कब आ रहे हैं? विराट सीधा उससे सवाल करता है, 2 दिन बाद आ रहे हैं सर। एक काम करो, उनको आने के लिए मना कर दो और जो भी पहली फ्लाइट मिले उससे मेरी एक टिकट बुक कर दो। उनसे मीटिंग करने मैं खुद जाऊंगा। मीटिंग तो बस एक बहाना था, असल में उसे कायरा से दूर जाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसके बारे में सोचने लगा था। उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगा था। दिल में ना सही पर दिमाग में तो कायरा घूमने लगी थी, और यही वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने कायरा से दूर जाने का फैसला लिया, वो भी पूरे 4 दिनों के लिए, ये सोचकर कि इस लड़की से दूर रहूंगा तो इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। पर क्या सच में ऐसा होगा? क्या वो खुद उससे दूर रह पाएगा? खैर, ये तो उसे कायरा से दूर जाकर पता चल ही जाएगा। 2 मिनट बाद उसके मैनेजर का फोन आता है कि 3 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। विराट फोन कट करने के बाद बाहर कमरे में आता है और अपना सूटकेस निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगता है। ठीक उसी वक्त कायरा वापस कमरे में आती है और विराट को पैकिंग करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ गुंजन किसी काम से मार्केट जा रही थी और उसने रीमा को भी वहीं पर बुला लिया था, ये कहकर कि लंच दोनों साथ में करेंगे। पिंक टॉप, ब्लैक जीन्स, बालों की पूनी बनाई हुई, आंखों में पतला सा काजल और ऊपर की तरफ लगा पतला सा लाइनर, कानों में छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स, होठों पर लिप ग्लॉस। बहुत प्यारी लग रही थी वो। उषा को बताकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। वर्षा भी उदास सी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि उस डॉक्टर का था। नंबर देखकर पहले तो उसे बहुत हैरानी होती है कि ये डॉक्टर उसे क्यों फोन कर रहा है, पर वो फोन उठा लेती है। हेलो, कैसी हो वर्षा? मतलब दवाई तो टाइम पर ले रही हो ना तुम? वो ऐसे पूछता है जैसे उसे वर्षा की बहुत फिक्र है। यस डॉक्टर, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। ये जो मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। इतने में फोन कट जाता है। टूट टूट की आवाज बीच में आने लगती है। डॉक्टर हेलो हेलो कर रहा था, ये कौन से बदलावों की बात कर रही थी? ये कहते हुए वो वापस उसे फोन करता है, पर अब वर्षा का फोन बंद जा रहा था। उधर वर्षा बोली, ओफो, इसकी तो बैटरी डाउन है, फोन तो बंद हो गया। एक बार फिर वर्षा डॉक्टर की गंदी साजिशों से बच जाती है, पर अब गरिमा की बातों से वो बहुत बेचैन हो गई थी। वो उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। सूर्यवंशी हाउस। कायरा कमरे में आती है तो विराट को अपने कपड़े बैग में रखते हुए देखकर हैरान रह जाती है। तुम कहीं जा रहे हो? वो तेजी से उसके पास जाते हुए बोलती है। एक बेचैनी थी उसकी आवाज में, जो विराट ने महसूस कर ली थी, और यही वो नहीं चाहता था कि कायरा जरा सा भी उसके साथ लगाव या जुड़ाव महसूस करे। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी पैकिंग करता रहता है। कायरा फिर से बेचैनी से बोलती है, बोलो ना, ये पैकिंग क्यों कर रहे हो तुम? कहीं जा रहे हो? विराट बिना किसी भाव के बोला, हाँ। कहाँ? कायरा और भी ज्यादा बेचैनी से बोलती है, दुबई। विराट का वही सख्त मिजाज, जैसे उसे कायरा से कोई मतलब ही ना हो। क्यों जा रहे हो? इस बार एक तड़प थी उसकी आवाज में। विराट का सब्र जवाब दे रहा था। वो गुस्से से अपने बैग की चेन बंद करता है और फिर अपनी गहरी निगाहें कायरा के चेहरे पर टिकाते हुए बेहद गुस्से से बोला, ये पूछने वाली तुम होती कौन हो? कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखो, मेरे मामलों में मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने की कोशिश मत करो। आज कई दिनों बाद विराट ने इस तरह से बात की थी। ये देखकर कायरा हैरान थी कि एकदम से विराट को क्या हो गया, पर उसे उसका इस तरह से बात करना बुरा भी लगा। आज पहली बार उसे उसकी बातों का बुरा लगा। वो कहते हैं ना, जब तक हम किसी को अपना नहीं मानते, उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ते, तब तक हमें उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पर अब जब वो उसे अपना मानने लगी थी, उससे जुड़ने लगी थी, तो उसे बुरा लगना स्वाभाविक था। वो बिना कुछ बोले अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती है, जैसे कोई स्टूडेंट अपनी टीचर के सामने खड़ा हो। उसके चेहरे पर हल्की हल्की नाराजगी दिख रही थी। ये देखकर विराट का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। वो अपनी आंखें मीचते हुए मन में बोला, शिट, मैं भी ना खामखा गुस्सा कर दिया मैंने। कायरा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। विराट अपना लैपटॉप अपने बैग में रखते हुए बोला, मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ। इस बार उसके बोलने का लहजा बहुत नरम था, पर कायरा कुछ नहीं बोली। विराट एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर वापस अपना सामान पैक करने लगता है। जैसे जैसे वो अपना सामान पैक कर रहा था, वैसे वैसे कायरा के दिल में एक तड़प सी उठ रही थी। उसे विराट का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी, पर किस हक से? विराट ने तो कोई हक ही नहीं दिया था उसे, और न कायरा ने कभी कोई हक लिया। विराट ने अपना सारा सामान समेटा, अपने जूते पहने, अपना सूटकेस उठाया और उसने बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कायरा को लगा जैसे कुछ छूट रहा है उसके हाथों से। नहीं, मत जाओ विराट, रुक जाओ। उसके दिल से आवाज आ रही थी, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी, और इस बात पर वो खुद हैरान थी कि विराट के जाने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। जैसे जैसे विराट कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे कायरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही विराट बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, तभी कायरा एकदम से आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। एक पल के लिए तो विराट को एक अपनेपन का एहसास होता है। वापस कब आओगे? ओह, कितने अपनेपन से पूछा था उसने। एक तड़प थी उसकी आवाज में, जो कि विराट ने भांप ली थी। कायरा का यूं तड़प कर ये पूछना कि वापस कब आओगे, विराट को भी बेचैन कर गया था। अगले ही पल वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, पता नहीं। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला जाता है। कायरा बस उसे जाते हुए देख रही थी, पर खाली आंखों से नहीं, इस बार उसकी आंखों में नमी थी। विराट जानबूझकर उससे दूर गया था। पता नहीं ये दूरी दोनों को पास ले आएगी या सच में दूर कर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज।
कायरा एकदम से विराट का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, वापस कब आओगे? ओह, कितनी तड़प थी उसकी आवाज में, जो कि विराट ने भी महसूस कर ली थी। कायरा का यूं तड़प कर उससे ये पूछना कि वापस कब आओगे, एक पल में बेचैन कर गया उसे। अगले ही पल वो अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाते हुए बोला, पता नहीं। इतना कहकर वो तेजी से लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से चला जाता है। कायरा नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा हो, और इस बात पर वो खुद हैरान थी कि विराट के जाने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। उसका दिल कह रहा था कि भाग कर जाए और विराट को रोक ले, पर उसका दिल क्यों ऐसा कह रहा था यही समझ नहीं आ रहा था उसे। आखिर वो दिल के हाथों मजबूर होती है और अपने सारे विचार झटक कर बाहर की तरफ दौड़ती है, पर जब तक वो बाहर जाती है तब तक विराट वहां से जा चुका था। धूल उड़ाती बस विराट की गाड़ी नजर आई उसे, और देखते ही देखते वो भी उसकी आंखों से ओझल हो गए। विराट चला गया। कायरा का तो दिल ही टूट गया। वो थके कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि शायद वो वापस आ जाए, पर विराट तो उससे दूर जाने का पक्का मन बना कर गया था। बस देखना ये होगा कि वो उससे दूर रह भी पाता है या नहीं। दूसरी तरफ गुंजन होटल पहुंच गई थी और रीमा का इंतजार कर रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। पता नहीं रीमा की बच्ची कहाँ रह गई। यहाँ भूख के मारे हालत खराब हो रही है और इस लड़की का कुछ पता ही नहीं है। तभी उसे सामने से रीमा आती हुई नजर आती है। गुंजन उसे देखते ही आगे बढ़कर उसके पास जाती है और उस पर बरसते हुए बोलती है, रीमा की बच्ची कहाँ रह गई थी? इतनी देर कौन लगाता है? तुझे पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी तो इतनी देर से आई। वो रीमा को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। ये देखकर रीमा अपना माथा पीट लेती है। अब कुछ बोलेगी भी या यूं ही खड़ी रहेगी? माफ कीजिए, रीमा को मेरी वजह से देरी हुई है। पीछे से आहान बोलता है, जो काफी था उसे चुप करवाने के लिए। उधर विराट भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो पिछली सीट पर बैठा अपने ही ख्यालों में गुम था। नहीं, अपने ख्यालों में नहीं, कायरा के ख्यालों में। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बस कायरा घूम रही थी, सिर्फ और सिर्फ कायरा। कायरा का वो तड़प कर उससे पूछना कि वापस कब आओगे। ओह, कितना अपनापन था उसके शब्दों में, कितनी बेचैनी थी विराट के लिए, जो अब विराट को पल पल चकोट रही थी। वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए मन में बोला, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए जो तुम्हारी आंखों में दिखने लगा है, मेरे लिए जो तुम महसूस करने लगी हो, मेरे लिए जो एहसास तुम्हारे दिल में पनपने लगे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। नफरत है मुझे इस प्यार से, नफरत है इस मोहब्बत की चीज से। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाना चाहता। तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। खोखला हूँ अंदर से, पूरी तरह से खोखला। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है तुम्हें। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था। होटल में आहान की आवाज जैसे ही गुंजन के कानों से टकराती है तो वो एकदम से चुप हो जाती है और झट से मुड़कर देखती है। उसके एकदम से मुड़ने से उसके सिल्की सिल्की बाल आहान के चेहरे से टकराते हैं और उसके बालों से आती भीनी भीनी खुशबू आहान के अंदर तक समा जाती है। आप? गुंजन हैरानी से बोलती है। उसकी आवाज से आहान भी होश में आता है। जी माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। मुझे ही रास्ते में कुछ काम था, इसलिए रीमा को देर हो गई और आपको भूखा रहना पड़ा। क्या लहजा था उसके बोलने का। गुंजन तो बस उसमें खो सी गई थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि आहान बस यूं ही बोलता रहे और वो बस यूं ही उसे सुनती रहे। उसे तो ये भी होश नहीं था कि आहान कब का चुप हो गया था और उसके बोलने का वेट कर रहा था, और वो पागलों की तरह बस उसे देखे ही जा रही थी। रीमा मन में बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये सोचते हुए वो उसे हल्की सी अपनी कोहनी मारती है, जिससे गुंजन को भी एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, पर वो जाकर भी कुछ बोल नहीं पाती। आहान रीमा की तरफ देखकर बोला, ओके अब मैं चलता हूँ, ध्यान से घर जाना। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। पता नहीं क्यों उसे जाते हुए देखकर गुंजन का चेहरा एकदम से लटक जाता है। उसे आहान का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये बात रीमा भी नोटिस कर लेती है। वो एकदम से आहान को आवाज लगाते हुए बोली, भाई लंच टाइम हो गया है, तो आप भी हमारे साथ ही लंच कर लो ना, क्यों गुंजन? वो उसका मन टटोलते हुए बोलती है। गुंजन तो जैसे यही चाहती थी, तो वो तुरंत बिना सोचे समझे बोली, रुक जाइए ना प्लीज। ओह, वैसे तो आहान के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती, और अब कैसे कह गई मुझसे ये सब। एक पल के लिए तो आहान भी उसकी मीठी सी आवाज और प्यार भरे आग्रह में खो गया था। गुंजन को भी एहसास होता है कि उसने क्या बोला है अपनी कही बात पर। अब उसे बहुत अजीब लग रहा था कि पता नहीं आहान क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। खैर, इसके बाद ना तो गुंजन कुछ बोलती है और ना आहान उसे मना कर पाता है। तीनों ही साथ में अंदर जाते हैं। टेबल पहले से ही बुक थी। आहान देखता है कि होटल तो काफी महंगा है। अभी उसे ये नहीं पता था कि गुंजन विराट सूर्यवंशी की बहन है, उस विराट सूर्यवंशी की जिसकी कंपनी में आहान एक मामूली सा एम्प्लॉय है। खैर, रीमा ही ऑर्डर करती है, क्योंकि गुंजन और आहान तो ऐसे चुप बैठे थे जैसे दोनों के मुंह में जुबान ही ना हो। ये देखकर रीमा वॉशरूम के बहाने से वहां से उठ जाती है, ताकि दोनों अकेले में कुछ तो बात करें। दूसरी तरफ कायरा से दूर रहने के लिए, या यूं कहें कि कायरा को खुद से दूर रखने के लिए, विराट भी दुबई के लिए निकल गया था। वो बात अलग थी कि रह रहकर भी उसे कायरा का ही ख्याल आ रहा था। कायरा का भी यही हाल था। वो उदास सी अपने कमरे में बैठी विराट के बारे में ही सोच रही थी। उसका दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। बस एक ही बात, विराट क्यों चला गया, वो कब वापस आएगा, खुद से ही सवाल कर रही थी, पर जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उधर होटल में रीमा दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है और एक जगह छिपकर दोनों को देखने लगती है। अभी तक दोनों ही चुप बैठे थे। बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। ये देखकर रीमा मुंह बनाते हुए बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो वापस आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वेटर खाना लेकर आता है। तीनों ही खाना खाने लगते हैं। बस रीमा ही कुछ ना कुछ बोल रही थी और वो दोनों बस हाँ हूं कर रहे थे। गुंजन तो बात करना चाहती थी आहान से, पर वो ही पहल नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों गुंजन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। शायद
पहली नजर का प्यार था, पर आहान का पता नहीं। दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, पर कायरा को कहीं चैन नहीं। अपना कमरा उसे अपना नहीं लग रहा था। बेशक विराट स्टडी रूम में रहता था, पर रहता तो उसकी आंखों के सामने था। लेकिन विराट की दूरी ने उसे यह एहसास करवा दिया था कि वो उसके लिए कितनी बेचैन है। ओफो, कहाँ चला गया ये सड़िया? उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या है ये? कुछ तो है, मुझे कुछ तो है जो मैं उसे लेकर महसूस करने लगी हूँ। कहीं मुझे उस सड़िया से प्यार। ये बोलते बोलते वो चुप हो जाती है। जहाँ इंडिया में रात हो गई थी, वहीं अमेरिका में सुबह हो गई थी। एक ऐसी सुबह जिसका विवेक ने बहुत इंतजार किया था। अवनी के बारे में सोच सोचकर उसे नींद ही नहीं आई। अवनी की बातें, उसका नेचर, उसका साथ, सब उसे बहुत अच्छा लगा। आलम यह था कि वो चाहता था कि अवनी आज का पूरा दिन उसके साथ बिताए। नहीं, आज कोई गलत इरादा नहीं था उसका। वो बस उसके साथ टाइम बिताना चाहता था, बातें करना चाहता था। बड़ी बेसब्री से वो उसका इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजती है। वो झट से दरवाजा खोलता है। सामने ही अवनी खड़ी थी। ब्लैक कैप, व्हाइट पैंट, गोल्डन बालों का बन बनाया हुआ, गुलाबी होंठ, बिल्कुल सिंपल और बेहद प्यारी। विवेक तो बस देखता ही रह गया था उसको। अवनी अंदर आते हुए बोली, तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी, इसलिए। एक अपनापन था उसके बोलने में, जो कि विवेक को महसूस हुआ। अवनी सीधा किचन में जाती है। उसका यूं हक के साथ अंदर आना, फिर किचन में जाना विवेक को अच्छा लग रहा था। वो उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी इतनी चिंता क्यों? वो उसके साइड में खड़े होते हुए बोलता है। अवनी एक नजर उसकी तरफ देखती है और फिर कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाती है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। अवनी सीधा किचन में जाती है और जो सूप वो विवेक के लिए लेकर आई थी उसे बोल में निकालने लगती है। विवेक भी किचन में आता है और उसके साइड में खड़े होते हुए बोला, मेरी इतनी चिंता क्यों? पहले तो अवनी उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब चिंता तो होगी ही। तुम काम पर नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ रहा है, तभी तो तुम्हें जल्दी ठीक कर रही हूँ। विवेक का मुंह बन जाता है उसकी बात सुनकर। तो बस तुम काम के लिए यहाँ पर आई हो, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है? वो बहुत बेचैनी से बोलता है। विवेक की शक्ल देखकर अवनी को हंसी आ जाती है और अगले ही पल वो खिलखिलाकर हंस देती है। शायद पहली बार वो विवेक के सामने खुलकर हंसी थी। विवेक तो खो गया था उसकी मासूम हंसी में। अवनी सूप के बोल को ट्रे में रखते हुए बोली, पागल हो तुम पूरे, चलो अब जल्दी से बाहर आओ। वो किचन से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलती है। एक पल के लिए तो विवेक अपनी हरकत पर हैरान रह जाता है कि अवनी का ये कहना कि वो काम के लिए आई है, उसके लिए नहीं, क्यों ये बात उसे इतनी बुरी लगी? इस कदर बेचैन क्यों हुआ वो? ये क्या हो जाता है मुझे? क्यों मैं इस लड़की के लिए पागल हुआ जा रहा हूँ? किचन में खड़ा वो खुद से सवाल कर रहा था। तभी अवनी की आवाज उसके कान से टकराती है, विवेक सूप ठंडा हो रहा है। अवनी की आवाज से वो होश में आता है और अपने विचार झटक कर बाहर की तरफ जाता है। अवनी सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। विवेक भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। सच में बड़ी भूख लग रही थी, पर कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जल्दी से एक चम्मच सूप पीते हुए बोलता है, अच्छा वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारे घर वाले कहीं और रहते हैं? कोई नजर नहीं आता कभी तुम्हारे सिवा? अवनी इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए बोलती है। आज इतने टाइम बाद अपने घर वालों का जिक्र सुनकर विवेक के दिल में एक टीस सी उठी। एक एक करके सबका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिन्हें वो कब का भूल चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया। अब क्या जवाब दे वो अवनी को? उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अवनी को लगता है कि जरूर कोई बात है जिसे विवेक बताना नहीं चाहता। नहीं बताना तो कोई बात नहीं, अवनी उसके मन की बात पढ़ते हुए बोलती है। विवेक हैरान था कि इतनी आसानी से अवनी उसके दिल की बात कैसे समझ गई, पर वो कुछ नहीं बोलता। अच्छा बाबा, कम से कम यही बता दो कि सूप कैसा बना है? वो मुस्कुराते हुए बोलती है। उसकी मुस्कान देखकर विवेक के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी, लो तुम भी पियो। ये कहता हुआ वो सूप से भरी हुई चम्मच अवनी के होठों से लगा देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता कि कब वो दोनों इतने करीब आ गए जो एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाने लगे। अभी इस बात का अंदाजा दोनों को ही नहीं था। दोनों ही अपनी बातें करते हुए सूप पी रहे थे। विवेक का दिल कर रहा था कि ये पल यहीं रुक जाए और अवनी यूं ही उसके पास बैठी रहे। विवेक की नजरें बार बार उसके दमकते चेहरे पर जा रही थी कि तुम बार बार मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर वो उससे पूछ ही लेती है, देख रहा हूँ कि कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत लग सकता है क्या? विवेक इतने प्यार से बोलता है कि बस उसकी ये बात सीधा अवनी के दिल में उतरती है। गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो आगे क्या बोले। वो बस अपनी गर्दन झुका लेती है। विवेक भी इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में भर रहा था। दोनों ही खामोश हो जाते हैं, पर दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे, जैसे उछलकर बाहर आ जाएंगे। अवनी की नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती है। वो टाइम देखते हुए बोली, कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकलने लगती है। विवेक एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगी। अवनी एकदम से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था। ये सुनकर विवेक झेप जाता है और अपनी गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगता है। अवनी के होठों पर भी एक मुस्कुराहट बिखर जाती है। अगले ही पल वो वापस अपने कदम बढ़ाती है और बाहर जाने के लिए गेट खोलती है। रुक जाओ ना प्लीज, विवेक तड़प कर बोलता है। उसकी तड़प भरी आवाज सुनकर अवनी के दिल में एक हलचल सी पैदा हो जाती है। वो अपना चेहरा घुमाकर विवेक की तरफ देखती है, जो कि बड़ी आस से उसकी तरफ देख रहा था कि बस कैसे भी सही अवनी बस उसके पास रुक जाए। न जाने ऐसा क्या देखा अवनी ने उसकी आंखों में कि वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने कदम विवेक की तरफ बढ़ा दिए। दोनों के साथ क्या हो रहा था दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे, पर दोनों को एक दूसरे का साथ भा रहा था। वो दोनों पूरा दिन साथ रहे, खूब बातें की, एक दूसरे को समझ रहे थे। विवेक तो अवनी की तरफ झुकता जा रहा था, पर अवनी के दिल में उसके लिए कुछ है या नहीं ये कहना मुश्किल था। फिलहाल तो वो उसे अपना दोस्त ही समझती थी। वहीं इंडिया में कायरा ने पूरी रात बेचैनी से करवट बदलते हुए काट दी। कभी आंख लग जाती तो कभी खुल जाती। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि मैं उस सड़ेल के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? कहीं मुझे उससे प्यार? बस इसी कश्मकश में फंसी थी वो उठकर बैठते हुए बोली,
ये क्या हो रहा है मुझे? आज से पहले तो मैंने कभी विराट को लेकर कुछ महसूस नहीं किया, तो फिर आज ये सब। झल्ला उठती है वो खुद से ही और एकदम से उठकर बालकनी में चली जाती है। ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर जाता है जो उसे बेहद सुकून पहुंचाता है। उधर विराट भी दुबई के जिस होटल में ठहरा था, वो भी इस वक्त सिगरेट सुलगाता हुआ अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। कब आओगे वापस? कायरा के कहे शब्द बार बार उसके दिल पर दस्तखत दे रहे थे, जिसे वो सुनकर भी अनसुना कर रहा था। कोई मीटिंग नहीं थी उसकी वहाँ पर, कोई काम नहीं था उसको, बस वो कायरा से दूर रहना चाहता था। पर क्या वो उससे दूर रह पा रहा है? नहीं। बेचैन तो वो भी है, नींद तो उसे भी नहीं आ रही। कायरा का मासूम चेहरा, मासूम सवाल बार बार उसके जहन में घूम रहे थे। वो कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मत चलो इस रास्ते पर जहाँ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सिवाय दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता इस प्यार मोहब्बत में। मैं झेल चुका हूँ और तुम भी एक बार झेल चुकी हो मोहब्बत का दर्द, तो फिर क्यों उसी रास्ते पर चल रही हो? मन ही मन वो कायरा से सवाल कर रहा था, जैसे वो उसके सामने बैठकर ये सब सुन रही हो। उधर कायरा भी अपनी आंखें बंद किए अपनी बालकनी में खड़ी थी। विराट के साथ बिताया अब तक का सफर उसके जहन में ताजा हो गया था। वो एक गहरी सांस लेते बोली, पता नहीं कौन सा रास्ता है जिस पर मैं चलने लगी हूँ, पर बहुत खूबसूरत है, सब सपना सा लग रहा है। शायद यही प्यार है या नहीं है, पर प्यार तो पहले भी किया था ना, तब भी ये एहसास नहीं थे मेरे अंदर जो मैं अब महसूस करने लगी हूँ। क्या सच में मैं फिर से मोहब्बत? कितने सुंदर ख्वाब की तरह है ये एहसास, पता नहीं ये क्या है, पर जो भी है मैं इस ख्वाब से बाहर नहीं आना चाहती। ये बेचैनी भी अब अच्छी लग रही है। आज एक तड़प उठ रही है दिल में, तुम्हारे सीने से लगने की तड़प, तुम्हारे आगोश में समाने की तड़प। हाँ, यही प्यार है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार। हाँ, फिर से हो गया है मुझे ये कमबख्त प्यार, वो भी सड़ियल से। ये कहते हुए उसकी सांसें भारी हो चली थी और दिल हल्का, जैसे कितना बड़ा बोझ रखा हुआ था उसके दिल पर। और अपने जज्बात समझने के साथ ही वो बोझ उसके दिल से हट गया था। उसका चेहरा दमक रहा था, रोम रोम पुलकित हो उठा था। भले ही वो अपने एहसास समझ गई थी, पर बात तो जब है ना जब विराट भी अपने एहसास समझे। पर वो तो पत्थर बना बैठा है, जिसने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए कायरा से दूर ही रहना है। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, पर कायरा की बेचैनी अब दूर हुई थी, तो वो जाकर बिस्तर पर गिर जाती है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। अमेरिका में शाम ढल गई थी और रात का अंधेरा छाने लगा था। अवनी के जाने का टाइम हो रहा था और ये देखकर विराट का बुरा हाल। महज कुछ ही दिनों में अवनी उसके लिए क्या बन गई थी, इस बात का एहसास नहीं था उसे। कहाँ तो बस उसे एक बार हासिल करना चाहता था, पर अवनी का, उसकी सादगी का, उसकी साफ गोई का विवेक पर ऐसा जादू चला कि उसके विचार अवनी को लेकर कब बदल गए ये तो उसे भी पता नहीं चला। दोनों ने साथ में डिनर किया और अब अवनी किचन में रखे बर्तन समेट रही थी और उसके बाद उसे जाना था। विवेक चेहरा लटकाकर उसके पास खड़ा था। तुम जा रही हो? वो मायूसी से बोलता है। हाँ जी, अब हमेशा के लिए तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना। जाने अनजाने में अवनी ने क्या कह दिया? ये सुनने की देर थी कि विवेक लपक कर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, रह जाओ ना हमेशा के लिए मेरे पास, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, बस हर वक्त तुम्हारा ख्याल रहता है, तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है मुझे, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। भावनाओं में बहकर विवेक न जाने क्या क्या बोल रहा था और अवनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अगले ही पल वो उसे खुद से दूर करती है और हकलाते हुए बोलती है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ भागती है। पीछे से विवेक बेचैनी से बोलता है, अवनी। तब तक अवनी मेन गेट के पास पहुंच गई थी। अवनी, विवेक उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। अवनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं झेल पाऊंगी। ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़वाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। अवनी घर से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। विवेक बेचैनी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अवनी। अवनी उसकी तरफ आंसू भरी नजरों से देखती है और अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं झेल पाऊंगी। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। विवेक बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके कान में अवनी के शब्द घूम रहे थे, एक बार धोखा खा चुकी हूँ, फिर से नहीं झेल पाऊंगी। मतलब अवनी किसी से प्यार करती थी और उसे प्यार में धोखा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। अवनी किसी और से प्यार करती थी, ये बात विवेक बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत अवनी के पीछे भागता है, पर तब तक वो वहां से जा चुकी थी। अवनी की बात सुनकर विवेक एकदम पागल सा हो गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार अवनी की आंसू भरी आंखें घूम रही थी। वो आंसू भरी आंखें और अवनी की आवाज में दर्द, एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं झेल पाऊंगी। विवेक हैरान सा, परेशान सा, बेचैन सा सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अवनी की आवाज का दर्द उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था उसे। उसका बस नहीं चढ़ रहा था, वरना जिसने अवनी का दिल दुखाया उस इंसान की जान ले लेता। वो विवेक जैसा दिल फेंक बंदा, जिसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां आई, पर वो किसी के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ। वो विवेक आज किसी लड़की की तकलीफ को दिल से महसूस कर रहा था। वो एकदम से झल्लाते हुए बोलता है, पता नहीं किसी को धोखा देकर तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलता है लोगों को, जब निभा नहीं सकते तो प्यार करते ही क्यों। बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है। ये तो वो बात हो गई कि खुद ही अपने गाल पर चाटा मार रहा हो। खुद भी तो यही सब करता आया था वो, पर कभी एहसास नहीं हुआ। बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है, जैसे खुद को ही लताड़ रहा हो। खुद की कही हुई बात पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। इतना करने से भी उसे शांति नहीं मिलती। इसके बाद वो एक के बाद एक न जाने कितनी सिगरेट फूंक देता है। रात गहरा गई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अवनी की वो आंखें उसे सोने नहीं दे रही थी। खैर, इंडिया में सवेरा हो गया था। जहाँ सब लोग उठ गए थे, वहीं कायरा अभी भी चैन से सो रही थी। और सोई भी क्यों ना, आखिर पहले तो बेचैनी से पूरी रात सो नहीं पाई, पर जब अपने प्यार का एहसास हुआ तो फिर बस नहीं चला उसका। फिर तो नींद ने जकड़ ही लिया उसको। उधर विराट भी तो ढंग से सो नहीं पाया था। कितने दिन रहोगे विराट बाबू? कभी ना कभी तो कायरा का सामना करना पड़ेगा ना। कभी तो उसके एहसास को अपने एहसासों में शामिल करना पड़ेगा ना। इस वक्त वो यूं ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कोई काम भी नहीं था उसके पास करने को। एक मीटिंग थी तो वो भी शाम को। बहुत मुश्किल है विराट बाबू कायरा से दूर रहना, क्योंकि आप आ तो गए हो, पर अपना दिल तो वहीं छोड़ आए हो। अब आपको चैन कहाँ।
ये चैन तो आपको वापस कायरा के पास जाने से मिलेगा। उधर कायरा की नींद खुलती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठती है। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसकी नजर सामने लगी विराट की तस्वीर पर जाती है। उसे लगता है कि वो उसे ही देख रही है। आई लव यू मिस्टर सड़ियल, आई लव यू। वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, जैसे विराट की तस्वीर से नहीं, साक्षात विराट से अपने इजहार कर रही हो। आखिर उसके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसे विराट पर इतना प्यार आया कि अगर वो उसके सामने होता तो वो उसके गले से लग जाती। चलो, अपने जज्बातों को तो समझ गए वो, पर समझते के साथ ही उसे ये बेचैनी घेर लेती है कि वो कब वापस आएगा। ओह, कब आओगे तुम? एक बार फिर तड़प जाती है कायरा। उसकी ये तड़प विराट तक भी पहुंचती है। दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगती हैं, यहाँ तक कि हिचकियां शुरू हो जाती हैं उसे। वो एकदम से उठकर बैठता है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर अपने होठों से लगा लेता है। पर हिचकी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बालकनी में चला जाता है, पर हिचकी थी जो बढ़ती जा रही थी। ओ हिचकी कहाँ से शुरू हो गई? बड़ी मुश्किल से वो ये लाइन पूरी करता है। उधर कायरा बिस्तर से उठती है और दीवार पर लगी विराट की तस्वीर को उतारकर एकदम से अपने सीने से लगा लेती है। उसकी बेचैन दिल को एकदम से राहत मिलती है और 2 आंसू बह जाते हैं। बहुत मिस कर रही थी वो विराट को। उधर विराट का हिचकियों से बुरा हाल हो रहा था, यहाँ तक कि कमरे में रखा पानी का जग पूरा खत्म कर दिया था, पर हिचकी थी जो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो फोन करके अपने लिए पानी और 1 कप चाय मंगवाता है, क्योंकि नींद तो उसे अब आने से रही। कुछ ही देर में होटल के काम करने वाला एक लड़का उसके रूम में जाता है। ये लीजिए सर, आपकी चाय और ये आपका पानी। इतना कहते हुए भी उसे हिचकी आ जाती है। लगता है सर आपको कोई दिल से याद कर रहा है, तभी आपको इतनी हिचकी आ रही है। क्या बकवास है ये, ऐसा नहीं होता। विराट खींचते हुए बोलता है और पानी का ग्लास अपने होठों से लगा लेता है। अरे नहीं सर, बकवास नहीं है ये। मेरी अम्मा कहती है कि जब हमें कोई दिल से याद करे तो हमें पक्का हिचकी आती है, और जो हमें याद कर रहा है अगर हम उसका नाम पुकारे तो हमारी हिचकी बंद हो जाती है। आप भी यही ट्राई करें। ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। विराट अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, व्हाट रबिश, इससे ज्यादा बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। वो हिचकी लेते लेते ही बोलता है, बताओ, हद है, जो हमें याद करा है उसका नाम लो, अब मुझे कौन याद करेगा? वो खुद से ही सवाल करता है। पर अगले ही पल उसके दिल और दिमाग में बस एक ही नाम आता है, कायरा। कायरा का नाम लेते ही उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और कायरा का चेहरा उसकी बंद आंखों में घूम जाता है। दिल की धड़कनें फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और अगले ही पल उसकी हिचकियां गायब। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। मतलब वो लड़की मुझे याद कर रही थी? पर अगले ही पल वो इस बात को झुठलाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, बकवास है ये सब। वो खुद को समझाते हुए बोलता है, जैसे यकीन न करना चाहता हो इस बात पर। उधर कायरा ने अभी भी विराट की तस्वीर को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था, ऐसे जैसे वो विराट को अपने सीने से लगा रही हो। कुछ देर उसे महसूस करने के बाद वो वापस तस्वीर को दीवार पर लगा देती है और फिर गुनगुनाते हुए नहाने चली जाती है। विराट की हिचकी भी अब बंद हो गई थी। वो भी नहाने के लिए चला जाता है। कायरा नहाकर निकलती है। ब्लू कलर का सूट पहना था उसने, जो कि उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। दमक रहा था उसका, एक अलग ही नूर था उसके चेहरे पर। शायद प्यार का एहसास था। उसने मांग में सिंदूर लगाया। आज से पहले जब भी वो सिंदूर लगाती थी तो बस ये सोचकर कि हाँ, शादी हुई है तो लगाना ही है। पर आज कुछ और बात थी। आज वो दिल से विराट के नाम का सिंदूर लगा रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी सजाए और हल्का सा लिप ग्लॉस होठों पर लगाया, और इतनी सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए बाहर जाती है। गुंजन भी उठकर आ गई थी। वो कायरा को देखते ही बोली, वाह भाभी, आज तो आप कह ढा रही हो। भाई यहाँ होते तो कसम से आपको देखकर अपने होश खो देते। वो कायरा को छेड़ते हुए बोलती है। विराट के जिक्र से ही कायरा के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो अपनी गर्दन झुका लेती है। ओह माय गॉड, आप तो ब्लश कर रही हो, कमाल है। भाई के नाम से ये हाल है, वो आपके सामने होते तो क्या हाल होता आपका? गुंजन हंसते हुए बोलती है। कायरा धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, काश वो सड़ियल यहाँ होता। उसके बोलने के लहजे से साफ पता चल रहा था कि वो उसे कितना मिस कर रही है। गुंजन उसकी बुदबुदाहट सुन लेती है। तो आप भाई को मिस कर रही हैं? वो एकदम से बोलती है। कायरा एकदम से झेप जाती है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। ना, नहीं तो, वो हकलाते हुए बोलती है। उसकी हालत पर गुंजन अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। ये देखकर कायरा सोफे पर रखा कुशन उठाकर उसे मारते हुए बोलती है, तुझे बड़ी हंसी आ रही है? वो दोनों ननद भाभी से पक्की सहेलियां बन गई थी। दोनों को ही पता नहीं चला। रसोई में काम कर रही उषा दोनों की बातें सुन रही थी और हंस रही थी। वो रसोई से बाहर आते हुए बोली, क्यों अपनी भाभी को तंग कर रही है? बहुत बदमाश हो गई है अब तू। कायरा बोली, हाँ देखो ना, माँ कब से मुझे परेशान कर रही है। गुंजन बोली, अरे अरे, मैंने क्या किया? भाभी से यही तो पूछा कि वो भाई को मिस कर रही है। एक बार फिर कायरा की धड़कनें बढ़ जाती है। उषा बोली, अरे क्यों नहीं करेगी मिस, पत्नी है वो उसकी। वो पत्नी शब्द पर जोर देते हुए बोलती है, पत्नी है वो उसकी। कायरा तो बस अटक गई थी इस एक लाइन में। गुंजन वहां से उठते हुए बोली, लो जी, तो इस पे शर्माना कैसा? भाभी आप भाई को फोन कर लो ना, सिंपल। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती है। कायरा मन में बोली, मैं फोन करूं, वो भी उस सड़ियल को? मेरी श्यामत आई है क्या? हर वक्त तो गुस्सा करता रहता है। वो अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए सोच रही थी। उषा उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। कायरा के दिल का हाल उससे भी नहीं छिपा था। एक बात कहूं कायरा? उषा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है। कहिए ना माँ। कायरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अगर सच में तू उसे मिस करी है तो फोन क्यों नहीं कर लेती उसे? पर माँ, मैं कैसे उसे फोन कर सकती हूँ? वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मैंने पूछा कि क्यों जा रहा है, तब भी नहीं कुछ बताया। और तो और मैंने पूछा कि वापस कब आओगे, तो भी नहीं कुछ बताया। ऐसा कोई करता है क्या? अब मैं उसे फोन कैसे करूँ? एक ही पल में कायरा ने बच्चों की तरह विराट की शिकायत उषा से कर दी। उषा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू क्यों नहीं कर सकती उसे फोन? पत्नी है तू उसकी, तेरा हक बनता है। पर बेटा, विराट तेरा पति तभी बनेगा जब तू खुद उसकी पत्नी बनेगी। बात बहुत गहरी थी, जो कि उषा ने उसे बड़ी सरलता से समझा दी थी। कायरा बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उषा आगे बोलना जारी रखते हुए बोली, जब तक तू ही उसकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगी तब तक वो भी तेरी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगा। पहले तुझे समझना होगा, मानना होगा कि तू उसकी पत्नी है। जिस दिन तूने खुद को उसकी पत्नी मान लिया,
उस दिन विराट भी तेरा पति बन जाएगा, वो भी दिल से। कुछ समझ आ रहा है मेरी भूली सी बच्ची को या नहीं? वो उसका गाल थपथपाते हुए बोलती है। कायरा के गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं, जिससे पता चल रहा था कि जो वो उसे समझाना चाहती थी वो कायरा समझ गई है। जा फोन कर ले उसे। इतना कहते हुए वो भी अपने कमरे में चली जाती है। कायरा झट से अपने कमरे में भाग जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। विराट के जिक्र से ही, पत्नी शब्द के एहसास से ही उसका रोम रोम महक उठा था। मैं फोन करूं क्या? पर मैं क्यों नहीं? एक तो वैसे भी तड़प रही हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए, और अब सच में मैं उसकी पत्नी हूँ और पूरा हक है मेरा उस पर। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है और फिर विराट का नंबर डायल कर देती है। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। उधर विराट का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कायरा का नंबर देखते ही उसकी धड़कनें भी शोर करने लगती हैं और इस बात पर वो खुद हैरान था। फोन पूरा बजकर बंद हो जाता है पर वो फोन नहीं उठाता। कायरा वापस फोन मिलाते हुए बोली, कब तक मुझे भागोगे विराट? कब तक अतीत में जियोगे? वर्षा तुम्हारा कल थी और मैं तुम्हारी आज। बस इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे तुम? इस बार भी विराट फोन नहीं उठाता। एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार। कायरा भी बार बार फोन कर रही थी। ये लड़की पागल हो गई है क्या? क्यों बार बार फोन कर रही है? आखिर 7वीं बार वो फोन उठा लेता है और फोन उठाते के साथ ही कायरा पर बरसते हुए बोला, व्हाट द हेल, परेशानी क्या है तुम्हें? तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा मेरा। कायरा भी उसी के अंदाज में बोलती है जो काफी था विराट के होश उड़ाने का। व्हाट? वो ऐसे बोलता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये व्हाट क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? विराट खींचते हुए बोलता है। हाँ हो गई हूँ, पागल कर दिया है तुमने। वो अपनी दबी दबी मुस्कान के साथ बोलती है। ये सुनकर विराट थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। कायरा तो आज नहले पे दहला मार रही थी, ये क्या बकवास है? विराट फिर बोलता है, ये छोड़ो और ये बताओ वापस कब आ रहे हो? कायरा पूरे हक के साथ पूछती है। विराट का तो दिमाग सुन्न हो गया था। तुमसे मतलब मैं कभी भी आऊं? तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? तुम्हारी पत्नी। कायरा के सीधे शब्द विराट के दिल पर लगते हैं और वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। ये क्या बकवास है? विराट हैरान होते हुए बोलता है। ये करना छोड़ो और ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो? वो पूरे हक के साथ बोलती है जो काफी था विराट के होश उड़ाने के लिए। पर अगले ही पल वो गुस्से से कायरा पर बरसते हुए बोलता है, बकवास बंद करो अपनी। मैं कभी भी आऊं? तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? तुम्हारी पत्नी। कायरा भी तपाक से बोलती है, तुम्हारी पत्नी। ये शब्द सुनते ही विराट का दिल तेजी से धड़क उठता है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, इतना कि उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता और झट से फोन कट कर देता है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। दिल नहीं लग रहा मेरा तुम्हारे बिना। तुम मुझे मत मानो अपनी पत्नी, पर मैं तो मानती हूँ ना, तुम्हारी पत्नी। कायरा के शब्द उसके दिल पर दस्तखत दे रहे थे। वो धम से सोफे पर बैठ जाता है पर अपना सर पकड़ते हुए बोला, ये लड़की पक्का पागल हो गई है। उधर विराट के इस तरह फोन कट करने से कायरा बोली, ओहो लगता है शर्मा गया मेरा छबीला। चलो कोई नहीं, अभी शर्माने दो, बाद में फोन करूंगी। उफ, ये कायरा भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। दूसरी तरफ वर्षा अपने कमरे में बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। गलत दवाई ना लेने से अब वो ठीक महसूस करने लगी थी। वो मैगजीन का पन्ना पलटती है तो एक बहुत ही प्यारी बच्ची की तस्वीर उसे नजर आती है, जिसे देखते ही उसे सिया की याद आ जाती है। उधर सिया की तबीयत खराब थी, उसे बुखार हो रहा था, इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाए। राघव को आज बहुत काम था तो वो छुट्टी नहीं ले पाया। उधर सिया ने रो रोकर सारा घर सर पर उठा लिया कि या तो उसे पापा चाहिए या वो आंटी यानी वर्षा। वो बस जिद पकड़ कर बैठ गई थी, ना वो खाना खा रही थी और ना ही दवाई। ये देखकर राघव की माँ अपना सर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान अब कहाँ से लाऊं मैं वर्षा को? परेशान होकर वो राघव को फोन करती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राघव भी थोड़ा परेशान हो जाता है। माँ आप उसे समझाओ ना। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, मेरे बस की बात नहीं है अब। तेरे ही लाड़ प्यार ने उसे इतना जिद्दी बना दिया है, अब बस तू जल्दी आ जा। वो भी अपना फरमान सुनाते हुए बोलती है, अरे माँ मैं ऐसे काम बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। राघव भी अपनी परेशानी बताता है, तो फिर तू वर्षा को फोन कर और उसे सिया के पास भेज दे, मेरे बस का नहीं है उसे अकेले संभालना। वर्षा का नाम आते ही उसका प्यारा सा चेहरा राघव की आंखों के सामने घूम जाता है, पर अगले ही पल वो होश में आते हुए बोलता है, माँ आप भी ना हद करती हैं, ऐसे किसी को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? तो तू ही बता दे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता, या तो तू आ जा या वर्षा को भेज दे। इतना कहकर वो फोन रख देती है। राघव हेलो हेलो करता रह जाता है। ओफो, ये माँ तो कभी कभी सिया से भी ज्यादा बच्ची बन जाती है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ये कहता हुआ वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर जाता है तभी नर्स आकर उसे बताती है कि बेड नंबर 5 के पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। अब राघव जल्दी से उस तरफ भागता है। अब पेशेंट को ऐसी हालत में छोड़कर तो वो नहीं जा सकता था और ना ही सिया को ऐसे छोड़ सकता था, तो आखिर में उसे वर्षा ही नजर आती है। वो एक गहरी सांस लेकर वर्षा का नंबर मिला देता है, जो कि उसने खुद ब खुद सेव कर लिया था, और क्यों किया था ये तो उसे भी नहीं पता था। अनजान नंबर देखकर वर्षा फोन उठाते हुए बोली, ये कौन है? हेलो। वो फोन उठाने के साथ ही बोलती है, हेलो वर्षा मैं राघव। अच्छा सिया के राघव? वो हंसते हुए बोलती है। राघव भी मुस्कुरा देता है, कैसे हैं आप और सिया कैसे है? वर्षा बहुत सहजता से बात कर रही थी। राघव तो खो सा रहा था उसके बोलने के लहजे में। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो आपसे एक फेवर चाहिए था, जानता हूँ आपको परेशान कर रहा हूँ पर। ओफो बोलिए ना बात क्या है? इसके बाद राघव उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वर्षा एकदम से बोलती है, क्या हुआ सिया को? आप भी ना पहले नहीं बता सकते थे? वर्षा की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो सिया के लिए कितना परेशान हो गई है, जो कि राघव ने भी भांप लिया था। वर्षा जल्दी से सिया के पास जाने के लिए निकलती है। पता नहीं क्या लगाव हो गया था उसे सिया से, जो वो उसके लिए इतना बेचैन हो गई थी। ऐसे बेचैन तो कोई और भी था, और वो थे कायरा और विराट। विराट? हाँ जी विराट। चलो कायरा का तो समझ में आता है कि वो तो विराट के लिए बेचैन है, पर विराट को क्या हुआ? वो क्यों बेचैन है? हाँ बेचैन था विराट, जब से कायरा का फोन आया था, जब से उसने पूरे हक के साथ खुद को उसकी पत्नी बोला है, तब से बहुत बेचैन था विराट। आखिर जिस एहसासों से बचने के लिए वो कायरा से दूर भागा था, वो एहसास तो उसके पीछे पीछे वहां तक भी पहुंच गए। इतनी बेचैनी तो उसे कभी नहीं हुई जितनी कायरा से दूर होने के कारण हो रही थी।
सारा दिन इसी उधेड़-बुन में निकल जाता है और रात हो जाती है। जहाँ सब लोग अपने अपने काम में थे, वहीं कायरा गार्डन में इधर से उधर टहल रही थी। अब क्या करे वो, उसका दिल ही नहीं लग रहा था कहीं भी। हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और वो विराट को फोन करने का सोच रही थी। यही हाल उधर विराट का हो गया था। भले ही कायरा ने उसके बाद उसे सारा दिन फोन नहीं किया, पर जब भी उसके बाद उसका फोन रिंग करता तो धड़कनें बढ़ जाती थी उसकी। उसे लगता कायरा का फोन है, पर किसी दूसरे का नंबर देखकर वो राहत की सांस लेता। पर क्या वो सच में राहत की सांस ले रहा था? नहीं, असल में तो वो कायरा के फोन का इंतजार कर रहा था, पर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने बिस्तर पर हाथ में फोन लिए बैठा था, या यूं कहें कि कायरा के फोन का इंतजार कर रहा था। बार बार उसकी नजरें अपने फोन पर जा रही थी और अपनी हरकत पर वो खुद भी हैरान था। ठीक उसी वक्त उसका फोन रिंग करता है। कायरा का नंबर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो बिना सोचे समझे पहली ही रिंग पर फोन उठा लेता है। उसकी इस हरकत पर तो कायरा भी हैरान रह गई थी। उसे तो ये था कि विराट उसका फोन उठाएगा ही नहीं। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। आलम ये था कि ना तो दोनों कुछ बोल रहे थे और ना ही फोन कट कर रहे थे, बस खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। विराट को बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो कब कैसे कायरा की तरफ खिंचा चला जा रहा था। कायरा का वो हक के साथ बोलना, पत्नी हूँ तुम्हारी, उफ, कुछ हो गया था विराट को, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उस पर इस तरह से हक जताया था। भले ही वर्षा उससे प्यार करती थी, पर इस तरह से हक तो उसने भी नहीं जताया था। अगर विराट गुस्सा भी होता तो वो खामोश हो जाती थी। जो विराट कह देता था वही करती थी, पर कभी पूरे हक के साथ वो अपनी बात उससे कह नहीं पाई। और शायद आज इसी वजह से विराट कायरा की तरफ झुकने लगा था। खैर, वो दोनों अभी भी खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कायरा तो तड़प रही थी उसकी आवाज सुनने के लिए, और शायद विराट भी। सुनो, कायरा ही पहल करती है। विराट उसकी आवाज में खोया हुआ सा बोलता है, आई मिस यू, जल्दी आ जाओ ना वापस। कायरा अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है, और उसके कहे शब्द काफी थे विराट को होश में लाने के लिए। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। न जाने कब से वो खामोशी से कायरा को महसूस कर रहा था। ये देखकर वो पूरा गुस्से से भर जाता है। ये गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि वो तो कायरा से दूर रहने के लिए यहाँ आया था और खुद ही उससे दूर नहीं रह पा रहा। कायरा फिर से बोली, बताओ ना कब आओगे वापस, और मेरे लिए क्या लाओगे? विराट का दिमाग खराब हो गया था, पर वो उस पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे उस लड़की के साथ? वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन फिर से रिंग करता है, जो कि कायरा का ही था। विराट का पारा और गर्म होता है और वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है। ये नहीं होना चाहिए था, बेकार है ये प्यार मोहब्बत, इससे ज्यादा बकवास चीज नहीं है। फोन पूरा बजकर बंद हो जाता है, पर वो कायरा का फोन नहीं उठाता। कायरा चेहरा लटकाते हुए बोली, साड़िया कहीं का, एक बार बात तो कर लेता, पता नहीं कब वापस आएगा ये। वो एक तड़प के साथ बोलती है। विराट उठकर वॉशरूम में जाता है और शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे शांत करना चाहता हो खुद को। अमेरिका में विवेक पूरी रात सो नहीं पाया, बस वो अवनी के शब्दों में अटका हुआ था। एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं झेल पाऊंगी। कितना दर्द था अवनी की आवाज में, कितनी तकलीफ थी, जो कि विवेक को इस कदर महसूस हुई कि वो पूरी रात नहीं सो पाया। टाइम देखकर वो उठता है और घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अवनी के आने का टाइम हो गया था। वो तेजी से बाहर जाता है और अवनी का इंतजार करने लगता है। काफी टाइम हो जाता है पर अवनी आती ही नहीं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तक वो उसका इंतजार करता है, पर अवनी आती ही नहीं। विवेक लगातार उसे फोन कर रहा था, पर उसका फोन भी बंद आ रहा था। ये देखकर तो उसका दिमाग खराब हो गया था। वो जल्दी से वापस घर जाता है, कॉलेज के लिए रेडी होता है और फटाफट कॉलेज के लिए निकलता है। कॉलेज पहुंचकर वो देखता है कि अवनी तो वहां भी नहीं आई थी। अब तो वो और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। काफी टाइम वो उसका वहां पर वेट करता है, पर अवनी नहीं आती। उसके बाद वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ दोनों पार्ट टाइम जॉब करते थे, पर सब बेकार। अवनी का कुछ पता नहीं, फोन उसका बंद। अब तो विवेक बहुत बेचैन हो गया था। पूरा दिन वो अवनी का इंतजार करता रहता है, पर अवनी नहीं आती। खैर, 4 दिन बीत जाते हैं। बीते 4 दिनों में भी विवेक को अवनी के बारे में कुछ पता नहीं चला था। ना वो जॉगिंग के लिए आई, ना कॉलेज और ना ही जॉब पर। विवेक हर रोज उसका इंतजार करता था कि आज भी वो आएगी, पर कोई फायदा नहीं। यहाँ तक कि फोन भी नहीं लग रहा था उसका। इतनी बेचैनी, इतनी तड़प तो उसने किसी के लिए महसूस नहीं की। उधर विराट और कायरा का भी यही हाल था। अभी तक विराट वापस नहीं आया था। बीते 4 दिनों में तो 2 दिन तक कायरा ने उसे फोन किया, पर विराट ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। उसके बाद कायरा ने उसे फोन करना ही छोड़ दिया। अब बेचैनी तो विराट को भी होने लगी थी। क्यों नहीं फोन आया उसका? तो मुझे क्या, आए या ना आए, और फोन आ भी जाता तो मैं कौन सा उठा लेता? वो खुद ही सवाल कर रहा था, खुद ही जवाब दे रहा था, पर कहीं ना कहीं वो चाहता था कि कायरा उसे कॉल करे, पर मानने को तैयार नहीं था। अपना फोन हाथ में लेकर वो सोफे पर बैठा था। चाहते हुए कह लो या ना चाहते हुए कह लो, दिमाग के साथ साथ कायरा उसके दिल में भी घूमने लगी थी। सिर्फ कायरा, वर्षा तो दूर दूर तक नहीं थी। एक चीज और हुई थी इन 4 दिनों में। सिया की तबीयत खराब होने की वजह से वर्षा रोज उसके पास जाती थी, जिसकी वजह से वर्षा सिया से जुड़ती जा रही थी और राघव वर्षा से। वर्षा की अच्छाई और सिया के प्रति उसका निस्वार्थ भाव राघव के दिल में उतरती जा रही थी। गुंजन और आहान भी आने बहाने से मिल ही जाते थे, और रीमा भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी दोनों को मिलाने का। गुंजन जितना आहान से मिल रही थी, उतना ही वो उससे अटैच हो रही थी, पर आहान अभी तक उसकी अमीरी में अटका हुआ था। आखिर आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। 4 दिन बीत जाते हैं और बीते 4 दिनों में कायरा और विराट की तड़प भी बढ़ जाती है। 2 दिन तक तो कायरा ने उसे फोन किया, पर विराट ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। उसके बाद कायरा ने उसे फोन करना ही छोड़ दिया। भले ही विराट मुंह से कुछ ना बोले, पर उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ हो गया है उसे। जब भी उसके फोन की रिंग बजती तो धड़कनें बढ़ जाती उसकी, एक खुशी की लहर दौड़ जाती उसके अंदर। पर जब वो कायरा की जगह किसी और का नंबर देखता तो उसकी सारी खुशी ढेर हो जाती। 3रा दिन भी बीता, पर आज कायरा का कोई फोन नहीं आया। कमाल है, आज एक फोन नहीं आया उस लड़की का। चलो अच्छा है, जान छूटी, वो खुद को तसल्ली देते हुए बोलता है। पर सच तो ये था कि जान छूटी नहीं थी, वो तो कायरा के ख्यालों में उलझती जा रही थी। अब 4था दिन भी बीत गया।
आज भी कोई फोन नहीं आया। वो ठीक तो होगी ना? कहीं उसकी तबीयत, उस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं, कहीं सच में तो उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? वो बहुत बेचैनी से बोल रहा था। ये पहली बार था जब उसने कायरा के लिए बेचैनी को दिल से महसूस किया हो और इस बात को माना भी हो, वरना तो अब तक वो इस बात को झुठलाता ही आया था। वो बिस्तर से टेक लगाए अपना फोन हाथ में लिए बैठा था कि अब भी फोन आएगा, पर कायरा का फोन आता ही नहीं। अपनी इस हरकत पर वो खुद ही झल्ला जाता है और खींचते हुए अपना फोन वहीं बिस्तर पर पटकते हुए बोला, मुझे क्या, वो फोन करे या ना करे, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? लगती क्या है वो मेरी? वो खुद से सवाल करता है। तुम्हारी पत्नी। एकदम से कायरा के शब्द उसके कान में शोर करने लगते हैं, जैसे वो उसके पास आकर ही ये सब बोल रही हो। विराट कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो दूर भागना चाहता हो इन सबसे, और दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाता है। उधर कायरा का भी यही हाल था। एक तो 2 दिन से उसने विराट की आवाज नहीं सुनी थी, तो उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो वही जानती थी। अपने बिस्तर पर बैठी वो पीछे सिरहाने से टेक लगाती हुई बोली, क्या मिस्टर साड़ियाल, तुम वाकई में एक नंबर के साड़ियाल हो? एक बार फोन नहीं कर सकते थे क्या? मैंने तो गुस्से में फोन नहीं किया कि मैं नहीं करूंगी तो तुम करोगे, पर नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि द ग्रेट विराट सूर्यवंशी सब कुछ कर सकता है पर अपनी पत्नी को फोन नहीं कर सकता। वो सामने दीवार पर लगी विराट की तस्वीर से शिकायत करते हुए बोलती है। ना तो विराट को नींद आ रही थी और ना ही कायरा को। वर्षा भी अपने कमरे में बैठी राघव से फोन पर बात कर रही थी। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, वर्षा राघव से फोन पर बात कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए। शाम तक तो वो उसके साथ ही रही, फिर शाम होने पर राघव उसे घर छोड़ने आता है। ये सिलसिला 4 दिनों से चल रहा था। अब वर्षा राघव के साथ सहज हो गई, दोस्ती हो गई थी दोनों में। वर्षा की तरफ से तो दोस्ती ही थी, पर राघव उसकी तरफ झुकने लगा था। एहसास पनपने लगे थे उसके दिल में वर्षा के लिए, जिन्हें वो बखूबी समझ रहा था। वर्षा के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लगने लगा था। हालांकि वो थोड़ा ही वक्त बिता पाता था उसके साथ, पर जितना भी वक्त वो उसके साथ गुजारता था उस पल में वो जी उठता था। इस वक्त भी वो बहाने से वर्षा से बात किया जा रहा था, बस कुछ सिया की तो कुछ इधर उधर की। वर्षा भी उसकी बातों का जवाब दे रही थी। विराट के अलावा पहली बार उसने किसी और लड़के से इतनी बात की थी। कुछ देर बाद दोनों ही गुड नाइट बोलकर फोन कट कर देते हैं। अमेरिका में विवेक जॉगिंग के लिए आज भी अपनी का इंतजार कर रहा था, पर आज भी वो नहीं आती। अब तो विवेक का सब्र जवाब दे रहा था, दिमाग खराब हो गया था उसका। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, पर वहां भी अपनी नहीं आती। विवेक उसकी 2-3 सहेलियों से उसके घर का पता पूछता है, पर किसी को ना तो अपनी के बारे में पता था और ना उसके घर के बारे में। विवेक खुद को किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस कर रहा था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अवनी को खोज नहीं पा रहा था। जहां वो जॉब करता था वहां के मालिक से वो ना जाने कितनी बार अवनी का पता पूछ चुका था, पर उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी की पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करते। पर आज विवेक ने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो आज अवनी के बारे में पता करके रहेगा। यही सोचते हुए वो अपने काम पर जाता है और मालिक से आंख बचाकर कंप्यूटर में से अवनी के घर का पता और एक लैंडलाइन नंबर जो कि उसके पास नहीं था, ये सब वो तुरंत नोट कर लेता है। मौका देखकर वो उस लैंडलाइन पर फोन करता है। रिंग जारी थी। रिंग जाने के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। 3-4 रिंग जाने पर अवनी फोन उठाते हुए बोली, हेलो। पूरे 4 दिन बाद वो अवनी की आवाज सुन रहा था। उसके बेचैन दिल को कितनी राहत मिलती है ये तो वही जानता था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अवनी बोलती है। अवनी, मैं विवेक, तुम ठीक हो ना? सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना कहते के साथ ही फोन कट। विवेक तो ठगा सा रह जाता है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। बस यही शब्द गूंजे जा रहे थे उसके कान में। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। अवनी ने ऐसा क्यों कहा कि रॉन्ग नंबर, जबकि उसे पता था कि मैं विवेक बोल रहा हूँ। एक मिनट, उसकी आवाज से तो लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। इसका मतलब कि वो मुझसे भाग रही है, पर क्यों? यही सब सोचते सोचते वो कब अपने घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। थके हारे कदमों से वो अंदर जाता है और वहीं सोफे पर पसर जाता है। ना खाने का होश ना पीने का। इंडिया में सुबह हो गई थी। आज विराट को गए हुए 5 दिन हो गए थे। आज भी सारा दिन कायरा विराट को फोन नहीं करती। हालांकि उसकी क्या हालत थी ये तो वही जानती थी। हालत तो वैसे विराट की भी कुछ ऐसी ही थी। चैन तो उसे भी नहीं था। आज भी उसने कायरा के फोन का बहुत इंतजार किया, पर कायरा का फोन आया ही नहीं। ये लड़की ठीक तो है ना? उसके दिल से आवाज आती है। कायरा की फिक्र होने लगी थी उसे। ऊपर से सख्त बनने वाले विराट के दिल में खलबली शुरू हो गई थी। कायरा को देखने की खलबली, उससे बात करने की खलबली, जिसे वो बार बार नकार रहा था। दिल बगावत पर उतर आया था। दिमाग कह रहा था कि नहीं, तुझे क्या, वो फोन करे या ना करे, तेरी तो कुछ नहीं लगती ना वो। जबकि दिल कह रहा था, क्यों नहीं लगती? लगती है, रिश्ता तो बन गया है। तू ही पागल है जो अब तक अतीत में भटक रहा है। तेरे सामने एक खूबसूरत जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है और तू उसे नकार रहा है। बहुत गलत कर रहा है तू विराट, बहुत गलत। दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। विराट बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दिल की सुने या दिमाग की, वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों से भी कायरा का चेहरा नजर आता है। वो झट से अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, एक बार दिल की सुनी थी, आज तक तड़प रहा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तू एक बार कोशिश तो कर। उसके दिल से फिर से आवाज आती है। विराट अपने ही विचारों से झल्ला जाता है। दिल और दिमाग फिर उलझ जाते हैं। उधर कायरा उदास सी गार्डन में रखे झूले पर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। गुंजन उसके पास आकर बैठते हुए बोली, भाई को मिस कर रही है ना? कायरा एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ, बहुत मिस कर रही हूँ उस सड़ियल को। गुंजन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। प्यार करने लगी है ना आप भाई से? गुंजन उसका मन टटोलते हुए पूछती है। कायरा उसकी तरफ देखती है। आज उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, ना हड़बड़ाहट के, ना इस बात के कि वो विराट से प्यार करती है। तो ये बात गुंजन को कैसे पता चली? उसने भागना बंद कर दिया था और अपने एहसासों को, अपने जज्बातों को दिल से स्वीकार कर लिया था। हाँ, करने लगी हूँ मैं विराट से प्यार। कब, कैसे, पता नहीं, पर प्यार बेपनाह करने लगी हूँ। नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना। तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए, तड़प रही हूँ उससे बात करने के लिए, पर वो तो मुझसे दूर जाकर बैठ गया है और ना वो अपने अतीत से निकलने की कोशिश कर रहा है। भाग रहा है वो मुझसे। वर्षा की गलती की सजा वो खुद को और मुझे क्यों दे रहा है? हाँ, मानती हूँ इतना आसान नहीं होता किसी को भूलकर आगे बढ़ जाना, पर मैं भी तो बढ़ गई हूँ ना आगे। भूल गई हूँ ना उस धोखेबाज विवेक को।
तो विराट क्यों नहीं उस धोखेबाज लड़की को भूल जाता। बोलते बोलते उसका गला रूंध जाता है। गुंजन की आंखों में भी नमी तैर जाती है। वो मन में बोली, अब आपको कैसे बताऊं भाभी कि जिस वर्षा को धोखेबाज कह रही है असल में वो तो धोखेबाज है ही नहीं। विवेक भाई आपकी नफरत के काबिल है पर वर्षा नहीं, इसलिए तो आप आगे बढ़ गई। पर भाई अभी तक वहीं अटके हैं कि किस मोड़ पर आ गई है सबकी जिंदगी। वो कायरा की तरफ देखती है जो कि अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, ओहो मुझे नहीं पता था आपको विराट भाई से इतना प्यार हो जाएगा। पर एक बात तो बताइए, हर वक्त तो आप उन्हें सड़िया सड़िया कहती रहती है, तो फिर प्यार कैसे हो गया आपको सड़िया से। वो उसे छेड़ते हुए बोलती है, गुंजन की बच्ची उसे सड़िया कहने का हक सिर्फ मेरा है, मेरा समझी तुम। वो उसका कान खींचते हुए बोलती है। गुंजन अपना कान छुड़वाते हुए बोली, वैसे एक बात बताओ प्यारी भाभी, भाई जब भी ऐसे बिजनेस टूर पर जाते हैं ना तो 6 महीने से पहले वापस नहीं आते। अब करती रहो अपने सड़िया का इंतजार। ये कहते हुए वो झट से अंदर भाग जाती है। कायरा मासूमी से बोली, 6 महीने नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी। उधर विराट अभी तक अपने दिल और दिमाग की जंग में उलझा हुआ था। दिल कह रहा था कि वापस चला जा, दिमाग कह रहा था कि नहीं दूर रह कायरा से। दोनों की जंग में आखिर दिल की जीत होती है और वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। 6 महीने में लौटने वाला विराट 6 दिन में ही वापस जा रहा था। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कायरा के लिए। पर देखना ये होगा कि वो इस बात को मानता है या नहीं। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। दिल और दिमाग की लड़ाई में आखिर दिल की जीत होती है और हमेशा 6 महीने में वापस आने वाला विराट 6 दिन में ही वापस जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ कायरा के लिए। बस देखना ये होगा कि वो इस बात को मानेगा या नहीं। खैर, देर रात का वक्त इंडिया में, जहाँ सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, वहीं कायरा को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटी वो इधर से उधर बस करवटें बदल रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका में विवेक भी पूरी रात सो नहीं पाया। अवनी का उसको नजरअंदाज करना और उसको पहचानने से मना करना हिला गया था विवेक को। पूरी रात वो सो नहीं पाया और जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ ही वो रेडी होकर घर से निकल जाता है अवनी के घर। बेचैनी ने जकड़ रखा था उसको ऐसा लग रहा था जैसे अवनी के बिना सांस भी नहीं आएगी। पता नहीं अवनी को क्या हुआ है, वो मुझसे नाराज है क्या, पर क्यों? बस एक बार वो मुझसे बात कर ले। यही सब सोचता हुआ वो उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। इंडिया में कायरा बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अब ये बेचैनी तो विराट के आने के बाद ही दूर होगी। वैसे बेचैन तो विराट भी था। वो कायरा से दूर रहने गया था पर रह नहीं पाया और उल्टे पैर वापस लौट आया। हाँ, पर सड़ियल है ना, इस बात को मानेगा नहीं। इस वक्त वो एयरपोर्ट से घर जा रहा था। उसके मन में सैकड़ों विचार चल रहे थे। अरे मैं क्यों अपने घर से दूर रहूं? अब वो लड़की पागल है तो इसमें मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? दूर ही रहूंगा मैं उस लड़की से, ध्यान ही नहीं दूंगा मैं उस पर। वो ऐसे बोल रहा हो जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। क्या विराट बाबू, कायरा की तड़प इतनी दूर से तुम्हें वापस खींच लाई है तो उसके पास रहकर तुम कैसे उससे दूर रह पाओगे? अगले ही पल उसकी गाड़ी घर के सामने रुकती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। नजरें कायरा को देखने के लिए बगावत पर उतर आती है। विराट का खुद पर कोई जोर नहीं चल रहा था। उसका दिल उससे जो करवा रहा था वही वो कर रहा था। कहीं ना कहीं कायरा को देखने की, उससे बात करने की तड़प तो विराट को भी थी। धड़कते दिल के साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। कायरा एकदम से उठकर बैठते हुए बोली, उफ, ये मिस्टर सड़ियल ने तो परेशान कर दिया है। ना दिन में चैन लेने देते हैं ना रात को। कायरा ने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। बाल खोले हुए थे जो कि आधे उसके कंधों पर आ रहे थे और आधे पीछे कमर पर थे। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। मेकअप के नाम पर बस उसने मांग में सिंदूर लगा रखा था जो कि इस सादगी में भी कहर ढा रहा था। वो सामने लगी विराट की तस्वीर को देखते हुए बोली, जल्दी से आ जाओ ना मिस्टर सड़ियल, आई रियली मिस यू। अब वो भी बोल ही रही थी कि तभी विराट कमरे का दरवाजा खोलता है और एकदम से अंदर आता है। उसे तो ये था कि कायरा सो रही होगी तो वो आराम से उसे देख सकेगा, पर यहाँ तो कायरा किसी गुड़िया की तरह बिस्तर पर बैठी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, या यूं कहें कि अपनी बेचैनी दूर कर रहे थे। चलो कायरा का तो समझ में आता है कि वो बस अपनी आंखों में बचा रही थी विराट को, पर विराट तो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। 6 दिन की दूरी वो एक ही पल में मिटाना चाहते थे। कायरा तो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर उसको देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये सच है या सपना। तुम सच में यहाँ आ गए हो या मैं सपना देख रही हूँ? वो बिस्तर से उठते हुए बोलती है। उफ, कायरा का एक मासूम सवाल और विराट बेहाल। खो गया था वो उसकी मासूमियत में। कितना सोचकर आया था वो कि कायरा से दूर रहेगा, उसे करीब नहीं आने देगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। पर सच तो ये है कि उसका सारा ध्यान बस कायरा में था। नजरें तक नहीं हटा पा रहा था वो अपनी। कायरा उसके करीब जाते हुए बोली, नहीं ये सपना नहीं हो सकता, मैं एक बार तुम्हें छूकर देख लूं। ये कहते हुए वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरने वाली होती है, पर उससे पहले ही विराट उससे 2 कदम दूर होता है और उसके साइड से निकलता हुआ वो स्टडी रूम में चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद। दरवाजे की आवाज से कायरा होश में आती है। वो बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं सड़िया से प्यार करती हूँ, ये मुझे नहीं, सड़ू कहीं का। पर अगले ही पल वो चहकते हुए बोली, पर ये सड़िया वापस तो आया, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगा ना। आई लव यू मिस्टर सड़ियल, आई रियली लव यू। वो बच्चों की तरह चहकते हुए बोलती है। स्टडी रूम में विराट जोर से दरवाजा बंद करता है और अपना बैग एक तरफ रखता है। अपनी शर्ट उतारकर वो एक तरफ फेंकते हुए बोला, ये क्या कर रहा था मैं कैसे देख रहा था उस लड़की को, जबकि मैंने फैसला किया था कि मैं उससे दूर रहूंगा। ओह, इस लड़की के सामने आती ही क्या हो जाता है मुझे। वो खींचते हुए बोलता है। अगले ही पल वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है। सिगरेट सुलगाते सुलगाते वो सोफे पर बैठ जाता है। कायरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम सच में यहाँ हो या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मैं एक बार तुम्हें छूकर देख लूं? ओह, कितने प्यार से बोला था कायरा ने कि विराट तो अभी तक उस एहसास में डूबा हुआ था। सिगरेट बुझाकर वो सोफे पर ही लेट जाता है। इस वक्त वो शर्टलेस था, पर बढ़ी हुई धड़कनें शांत नहीं हो रही थी उसकी।
कायरा का वो करीब आना, उसे छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाना, ये पल विराट के अंदर तक समा गया था। बाहर कायरा का भी यही हाल था। इतने दिनों बाद तो वो वापस आया था। अभी तो ढंग से कायरा उसे देख भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही विराट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो कभी बिस्तर पर बैठी रही, तो कभी सोफे पर, कभी खिड़की पर जा रही थी, फिर वापस अंदर आ रही थी। उसे बस विराट के पास जाना था। ओहो, ये तो आते ही अंदर चला गया। एक बात नहीं की मुझसे। पता नहीं कब मेरी फीलिंग समझेगा वो, कब मेरा प्यार नजर आएगा उसे। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उसके पास चली जाऊं, पर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी, पर अगले ही पल उसे उषा की बात याद आ जाती है। विराट तब तक तेरा पति नहीं बनेगा जब तक तू खुद उसकी पत्नी नहीं बनती। पहल तुझे करनी होगी कायरा, और जिस दिन तू उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी, वो भी तेरी तरफ पहला कदम बढ़ा देगा। उषा के ये शब्द किसी जादू की तरह उस पर असर करते हैं और वो पूरे विश्वास के साथ उठते हुए बोली, हाँ सच में पहल मुझे ही करनी होगी। अब मैं और दूर नहीं रह सकती उससे। प्यार और मोहब्बत से जो नफरत हो गई है उसे, वो दूर मुझे ही करनी होगी, और मैं ऐसा करके ही रहूंगी। ये कहते हुए वो अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। विराट को भी कहाँ नींद आ रही थी। अगले ही पल कायरा आहिस्ता से दरवाजा खोलती है, जिसका पता विराट को भी चल गया था। धड़कनें तो पहले ही शोर कर रही थी उसकी। कायरा के इस तरह आने से वो और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेती है। कायरा एक कदम अंदर रखती है और फिर अपने कदम विराट की तरफ बढ़ा देती है। ओह गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? ये सोचता हुआ वो अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जिससे कायरा को लगे कि वो सो रहा है। एक एक कदम बढ़ाती कायरा उसके नजदीक पहुंच जाती है और पहले तो जी भर के विराट को निहारती है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें गीली हो जाती हैं और होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। उसका हाथ उठता है और विराट के बालों में घूमता है। विराट अपने हाथों को और भी ज्यादा कस लेता है, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले रहा था। वो कहाँ चले गए थे तुम, और बात भी नहीं की मुझसे? तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। कायरा एक एक करके उससे शिकायत कर रही थी। उसकी आवाज की तड़प विराट के दिल तक पहुंच रही थी। अगले ही पल कायरा कुछ ऐसा करती है जिसकी विराट को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुकती है और अपने होंठ उसके माथे पर रख देती है। एक सुकून भरा एहसास विराट को अंदर तक महसूस होता है, जैसे तपते रेगिस्तान में ठंडे पानी की बिछौर हो गई हो। उसके तड़पते सीने को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। कायरा उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लेती है और ऐसा करते हुए उसके दो आंसू झलककर विराट के चेहरे पर गिरते हैं। विराट की सांसें भारी हो जाती थी। कायरा उससे अलग होती है और आहिस्ता से अपना सर उसके सीने पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुकून, बेहद सुकून मिला उसको, जैसे तड़पती मछली को समुद्र मिल गया हो। अपनी भावनाओं में बहकर वो विराट के और करीब जाने लगी थी। उसके हाथ विराट के दोनों कंधों पर कस गए थे। जैसे उसने छोड़ा तो विराट फिर कहीं दूर न चला जाए, और इस चीज को विराट ने महसूस कर लिया था और यही वो नहीं चाहता था। वो झट से अपनी आंखें खोलता है और एक झटके से कायरा को खुद से दूर ढकेलते हुए बोला, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, क्या करने की? वो उस पर गरजते हुए बोलता है। कायरा को ऐसा लगता है जैसे आसमान से उड़ते किसी पक्षी को एकदम से लाकर धरातल पर पटक दिया हो। अगले ही पल विराट अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुमसे मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। समझ नहीं आता तुम्हें, या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों बार बार मेरे पास आने की कोशिश करती हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? बेहद गुस्से से विराट बोलता है, मैं तुम्हें चाहती हूँ। कायरा उतने ही शांत लहजे से बोलती है, जो काफी था विराट की बोलती बंद करने के लिए और उसका गुस्सा शांत करने के लिए। हाँ, ये सच है। कब, कैसे, कहाँ, पता नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि कब मैं तुम्हें चाहने लगी, तुमसे प्यार करने लगी। मुझे कुछ नहीं पता। पता है तो बस इतना कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकती मैं। ये 6 दिन कैसे गुजारे हैं मैंने, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, बस मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे, और बेहद करने लगी हूँ। ये कहते हुए वो बिल्कुल विराट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू। बस यही नहीं सुनना चाहता था विराट। उसका सारा गुस्सा वहीं ढेर हो जाता है। कायरा अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी, जो कि वो सह नहीं पाया और उसने अपना चेहरा घुमा लिया। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो अपना चेहरा फेरते हुए बोलता है, हाँ हो गई हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल, दीवानी, सब हो गई हूँ। एक बार प्यार करके तुम्हारा दिल नहीं भरा जो दोबारा वही गलती करने जा रही हो। कायरा उसके सामने जाते हुए बोली, अच्छा गलत क्या है इसमें? ऐसा कहाँ लिखा है कि इंसान को दोबारा प्यार नहीं हो सकता है, या उसे दोबारा प्यार करने का हक नहीं? और जिसने मुझे धोखा दिया, जो मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, मैं क्यों उसके बारे में सोचती रहूं? उसकी गलती की सजा मैं खुद को क्यों दूं? बोलो, जवाब दो। बात तो कायरा की सही थी, इसलिए विराट से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। वो झल्ला जाता है और खिड़की के पास जाता है, और खिड़की के पास जाते हुए उसका हाथ टेबल पर रखे पानी के ग्लास में लग जाता है, जिससे वो कांच का ग्लास टूटकर चकनाचूर हो जाता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं तुम्हारे साथ। नफरत है मुझे इस प्यार नाम के शब्द से ही। सुना तुमने? नफरत। अभी भी वक्त है, मत चलो इस रास्ते पर, लौट जाओ वापस। कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें। पत्थर हूं मैं, पत्थर जो कभी नहीं पिघलते। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। कायरा उन कांच के टुकड़ों पर चल पड़ती है। ये देखकर विराट हैरान रह जाता है। कायरा एक एक कदम उसकी तरफ चलते हुए बोली, हाँ जानती हूँ पत्थर कभी नहीं पिघलते, पर पत्थरों की एक और खासियत है विराट, वो कभी नहीं बदलते, और मुझे ये पत्थर बेहद पसंद है। ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं तुम्हारे साथ। पत्थर हूं मैं, पत्थर, और पत्थर कभी नहीं पिघलते। विराट उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। कायरा नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़ों पर चलते हुए बोली, माना कि पत्थर कभी नहीं पिघलते, पर पत्थरों की एक और खासियत है विराट, वो कभी बदलते भी नहीं है, और मुझे ये पत्थर बेहद पसंद है, बेहद। ये कहते हुए वो विराट के सीने से लग जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके तड़पते दिल को सुकून मिलता है। इस सुकून के लिए तो कब से तड़प रही थी वो। विराट का दिल तेजी से धड़क उठता है। कायरा उसके इस तरह करीब आएगी ये तो नहीं सोचा था उसने। उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं।
वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था, और कायरा थी जो उस पर अपनी पकड़ कसती ही जा रही थी। उसके दोनों पैरों से खून रिस रहा था जिसका उसको कोई होश नहीं था। आई लव यू सो मच। तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मत करो, पर मुझे नहीं रोक सकते, सुना तुमने? और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कह देती हूँ। हाँ, पूरे हक के साथ वो बोलती है और अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। विराट मन में बोला, ये लड़की सच में पागल हो गई है। पर कहीं ना कहीं कायरा का उस पर यूं हक जताना उसे अच्छा भी लग रहा था। कोई तो है उसका अपना, ऐसा महसूस हो रहा था। अगले ही पल उसे याद आता है कि कायरा के पैर में तो कांच धंसा हुआ है। ये लड़की भी ना बस हद करती है। वो धीरे से बड़बड़ाता है और इसी के साथ वो कायरा को खुद से हल्का सा दूर करता है। कायरा शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि कुछ देर और खुद को महसूस करने दो ना। विराट बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर कायरा की आंखें हैरानी से फैल जाती है और शर्म की वजह से उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। और विराट भी उसके चेहरे के भाव देख लेता है और झट से कायरा की गलतफहमी दूर करते हुए बोला, कुछ भी उटपटांग सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैरों में चोट लगी है इसलिए तुम्हें गोद में उठाया है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही कभी होगी। तुम्हें कुएं में कूदने का शौक है तो शौक से कूदो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे कभी प्यार करूंगा। नो नेवर। उसे गोद में उठाए विराट स्टडी रूम से बाहर जाते वक्त सामने देखते हुए बोलता ही जा रहा था और कायरा बस उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। विराट क्या कह रहा था क्या नहीं कोई मतलब नहीं था उसे, वो तो बस इस हसीन लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। बोलते बोलते विराट कायरा की तरफ देखता है और उसे अपनी तरफ यूं मुस्कुराता हुआ देखते हुए वो झेप जाता है। कायरा बोली, चुप क्यों हो गए? और बोलो ना, बड़े अच्छे लग रहे थे। वो विराट में खोई सी बोलती है। अगले ही पल विराट उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, ओह शट अप, तुम्हें अच्छा लगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पागल कहेंगी। ये कहता हुआ वो अलमारी में से मेडिकल किट निकालकर लाता है। विराट कायरा के पैरों की तरफ देखता है जहाँ पर कांच के टुकड़े धंसे हुए थे और उस जगह से खून रिस रहा था। पर कायरा, उसे तो अपनी परवाह ही नहीं थी। वो तो अभी भी मुस्कुराते हुए बस विराट को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में विराट के लिए बेपनाह प्यार साफ दिखाई दे रहा था, जो कि विराट भी देख पा रहा था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसे इस तरह देखे या इस हद तक प्यार करे। ये देखकर वो झल्ला जाता है और झल्लाते हुए बोला, हद है, अहम, बेहद है तुमसे प्यार। ये कहते हुए कायरा उसकी तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस उछाल देती है और साथ साथ अपनी एक आंख भी दबा देती है। विराट का तो मुंह खुला रह जाता है उसकी हरकतों पर। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसके इस तरह से करीब आई हो, सरेआम अपने प्यार का इजहार किया हो और इस तरह से उसे छेड़ा हो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या हरकत है? ओह अच्छा, तुम सीधा होठों पर कर सकते हो और मैं दूर से भी नहीं? कायरा तपाक से बोलती है, जिससे विराट को कायरा को किस करना याद आ जाता है। ये याद आते ही विराट बुरी तरह झेप जाता है। उसके बाद वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। वो चुपचाप जाकर उसके पैरों के पास बैठता है और आहिस्ता से वो कांच के टुकड़ों को बाहर निकालने लगता है। जैसे ही वो कांच के टुकड़ों को बाहर निकालता है तभी कायरा की एक दर्द भरी आह निकल जाती है, जो काफी था विराट को बेचैन करने के लिए। वो तुरंत अपने होठों को गोल करके उसके पैरों पर फूंक मारने लगता है। कायरा को दर्द का एहसास ही अब हुआ था। वो कसकर चादर को पकड़ लेती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराट उसका चेहरा देखते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है। वो साथ उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगता है। बहुत। कायरा आंखें बंद किए ही बोलती है, तो किसने कहा था तुमसे यूं हीरोइन बनकर कांच पर चलने के लिए? अब कितना दर्द हो रहा है, कितना खून निकल रहा है, उसका क्या? अपनी तो होश ही नहीं है, बस हर वक्त बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो, पागल कहीं की। और कुछ बोलो तो वहीं बेकार सी धमकी, मैं दादाजी से कह दूंगी। लगभग वो कायरा की नकल करते हुए बोलता है। विराट को पता भी नहीं चला और वो कायरा के रंग में रंगने लगा। एक बार फिर कायरा मुस्कुराते हुए विराट को देखने लगती है। वो उसकी बातों के पीछे छिपी फिक्र को देख पा रही थी और शायद प्यार को भी। विराट उसे डांटते हुए उसके पैर पर पट्टी बांध देता है। खबरदार जो दोबारा तुमने खुद को चोट पहुंचाई तो। ये कहता हुआ वो कायरा की तरफ देखता है। कायरा तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है और विराट समझ जाता है कि वो उसे ही देख रही थी। वो मन में बोला, ढीठ है बिल्कुल, कितना भी कह दो, असर ही नहीं है कोई। वो उठता है और मेडिकल किट वापस अलमारी में रखता है और वापस स्टडी रूम में जाने लगता है। कायरा बेचैनी से बोली, अब तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ ना मेरे पास। उफ, कितने प्यार से बोला था कायरा ने। चलते चलते विराट के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो कायरा की तरफ देखते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, वक्त भी नहीं। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और स्टडी रूम का दरवाजा बंद। 2 मिनट तक तो कायरा बंद दरवाजे को देखती रहती है। विराट की बेरुखी तोड़ तो रही थी उसे, पर अगले ही पल से विराट का केयर करना याद आ जाता है। कायरा एक तकिया उठाकर अपने सीने से लगाते हुए बोली, देखा है मैंने, तुम बस ऊपर से सड़िया हो, बाकी तुम्हारा दिल कितना सॉफ्ट है, कितना केयरिंग है, ये मैंने महसूस किया है और इसी विराट को मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। कुछ देर में वो सो जाती है, पर विराट को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कायरा की दीवानगी तो उससे छिपी नहीं थी। वो हैरान था कि कायरा उससे इस हद तक प्यार करने लगी। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था उसने। इस वक्त वो खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगा रहा था और साथ साथ कायरा के बारे में सोच रहा था। रुक जाओ ना मेरे पास। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? कुछ नहीं रखा इस प्यार मोहब्बत में, बेकार है ये सब कुछ। एक बार फिर उसे वर्षा की बातें याद आ जाती है और वो पूरा गुस्से से भर जाता है। तुम्हें इस आग में जलने का शौक है, तुम्हारी मर्जी, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुस्से से भरा हुआ वो वापस सोफे पर आकर लेट जाता है, पर दिल से आवाज आती है, एक बार उस लड़की को देख सही, वो ठीक है या नहीं। मुझे किसी को नहीं देखना, मैंने नहीं कहा था उसे कि कांच पर चलो। मन ही मन खुद की भावनाओं से लड़ते हुए वो एक तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रख लेता है। अभी 2 ही मिनट हुए होंगे। वो खींचते हुए उठता है और धीरे से स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर एक नजर कायरा को देखता है। उसे आराम से सोता हुआ देखकर उसे तसल्ली हो जाती है और उसके बाद ही कहीं जाकर उसे नींद आती है। जहां ये दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं, वहीं अमेरिका में विवेक अपने धड़कते दिल के साथ अवनी के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो देखता है कि अवनी का घर शहर से दूर एक जगह पर है। कुछ ही घर थे वहां पर, वो भी दूर दूर बने हुए थे। हरियाली ही हरियाली थी चारों तरफ। अगले ही पल विवेक अवनी के घर के सामने खड़ा था। अवनी का घर
ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। सामने ही गार्डन था जहाँ उसे अवनी नजर आ रही थी, जो कि अपने पोछों की छटाई कर रही थी। पीले कलर का टॉप, ब्लैक स्कर्ट, बालों का बन बनाया हुआ, बिल्कुल सिंपल। हाँ, पर चेहरे पर एक उदासी थी। अभी तक उसने विवेक को नहीं देखा था, पर विवेक तो बस एक टक उसे ही देख रहा था। पूरे 4 दिनों की बेचैनी थी जो कि एक पल में दूर हो गई थी। अवनी, विवेक पीछे से उसे आवाज लगाता है। विवेक की आवाज सुनकर अवनी झट से पीछे मुड़कर देखती है और अपने सामने विवेक को देखकर हैरान रह जाती है। दरवाजा खुला था तो विवेक सीधा अंदर चला जाता है और अगले ही पल वो अवनी के करीब जाता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। पता है मैं कितना डर गया था, और ये क्या हरकत है अवनी, ये बिना बताए गायब हो जाना। पता है तुम्हारे बिना सांस तक नहीं आ रही थी मुझे, बेचैनी ने जकड़ रखा था मुझे। ऐसे कोई करता है क्या? जान निकल जाती मेरी, पता है तुम्हें। वो उसके माथे पर अपना माथा जोड़ते हुए बोलता है। 2 पल के लिए दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। पर एकदम से अवनी को कुछ याद आता है। वो झट से अपनी आंखें खोलती है और एक झटके से विवेक को खुद से दूर करती है। विवेक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अवनी उसे इग्नोर करते हुए बोली, जाओ यहाँ से, चले जाओ बस तुम। ये कहते हुए वो तेजी से घर के अंदर जाने लगती है। विवेक एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम मुझसे भाग रही हो अवनी, पर क्यों? क्या हुआ है? मैंने कोई गलती की? कुछ गलत क्या दिया तुम्हें? मुझे बताओ, मुझसे झगड़ो पर यूं दूर मत रहो प्लीज। अवनी एकदम से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो फिर से अंदर जाने लगती है। नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे मेरी गलती नहीं बता देती तुम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही अवनी के कदम वहीं रुक जाते हैं और विवेक की तरफ देखते हुए वो बोली, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, सुना तुमने? तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनते ही विवेक को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से उसे अपने करीब करते हुए बोला, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, आज ये बात कह दी, दोबारा मत कहना। अवनी वापस उसे दूर करते हुए बोली, तो फिर क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ आई लव यू डैम इट। गुस्से से भरा हुआ विवेक उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। पहली बार उसने दिल से किसी को आई लव यू बोला था। अवनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। अंदर एक 6 महीने की बड़ी प्यारी सी बच्ची थी जो अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। अवनी विवेक को उस बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है मेरी सच्चाई, ये है मेरी बेटी। एक सिंगल मदर हूँ मैं, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे न जाने कितने सपने दिखाए और प्रेग्नेंट करके भाग गया, जो बिस्तर पर तो साथ आया पर शादी के लिए। अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो, एक बच्चे की माँ से जो बिना शादी के ही माँ बन चुकी है? बोलो, जवाब दो। विवेक तो एकदम शॉक्ड हो गया था। उसे ये एक ऐसा सच था जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने जूता भिगोकर उसके मुंह पर मारा हो। वो भी तो आज तक यही सब करता आया था। तो क्या फैसला लेगा विवेक, और कैसे सड़ियल के दिल में प्यार का एहसास जगाएगी अपनी कायरा? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। अवनी विवेक को खींचते हुए अंदर ले जाती है और अपनी 6 महीने की बच्ची को उसे दिखाते हुए बोली, ये है मेरी सच्चाई, एक सिंगल मदर। अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो, अब भी मेरे साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हो, अब भी तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, एक ऐसी लड़की के साथ जो बिना शादी के ही माँ बन गई, जिसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बिस्तर तक तो आया पर शादी के लिए नहीं, छोड़ गया वो मुझे। विवेक तो शॉक रह गया था अवनी का सच सुनकर। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जूता भिगोकर उसके मुंह पर मारा हो। वो भी तो आज तक यही सब करता आया था। ना जाने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी का वादा करके उनको बिस्तर तक ले आया था और फिर उन सबको छोड़ दिया। बस एक कायरा ऐसी थी जिसे वो हासिल नहीं कर पाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अवनी किसी और की नहीं, उसी की बात कर रही है। अवनी उसकी तरफ देखकर बोली, अब चुप क्यों हो गए? बोलो, जवाब दो, अपना पाओगे किसी और के बच्चे को? पर विवेक तो कुछ सुनने और समझने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसकी हरकतें घूम रही थी, या यूं कहें कि अपनी नजरों में गिर गया था वो, क्योंकि अवनी कितनी तकलीफ में थी ये वो महसूस कर पा रहा था। और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी कि उसने भी कितनी लड़कियों को यही तकलीफ पहुंचाई है। अवनी उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, पर विवेक तो एकदम से शॉक रह गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था वो। अवनी उसकी तरफ देखती है और फीका मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जवाब दे चुकी है विवेक, मुझे नहीं लगता कि हमें आज के बाद मिलना चाहिए। अवनी की ये बात सुनकर विवेक थोड़ा होश में आता है और अवनी की तरफ देखता है। अगले ही पल अवनी अपनी पीठ उसकी तरफ करते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही विवेक अवनी के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आज तो ये बात कह दी, दोबारा मत कहना, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे नहीं पता। अवनी को उस वक्त उसकी आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था। विवेक आगे बोलना जारी रखते हुए बोला, और क्या बोला तुमने कि किसी और की बच्ची? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे लिए ये बस तुम्हारी बच्ची है और आज से हमारी, हम दोनों की। ये कहते हुए वो अवनी के माथे से अपना माथा जोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बात कहूं विवेक, यकीन नहीं हो रहा, एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा सह नहीं पाऊंगी, कहीं बाद में तुम भी छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? विवेक को उसकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अवनी की हालत को दिल से महसूस कर पा रहा था। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, चाहे तो आजमा कर देख लो, जितना चाहे, जब तुम्हें भरोसा हो तभी अपना हाथ बढ़ाना, पर मैंने जो अब तुम्हारा हाथ पकड़ा है उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वादा है विवेक सूर्यवंशी का। इतना कहकर वो बेहद प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर सीधा उसकी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम एंजल था उसे अपनी गोद में उठाकर उसके साथ खेलने लगता है। एंजल पहले तो विवेक के साथ थोड़ा असहज होती है, पर 5 मिनट 10 मिनट में ही उसके साथ खेलने लगती है। अवनी दोनों को देख रही थी, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी तैर जाती है और होठों पर स्माइल। इसके बाद वो अंदर किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी ये उधेड़ बुन चल रही थी कि विवेक पर भरोसा करे या ना करे। ऐसा तो नहीं कि विवेक भी मेरा इस्तेमाल कर रहा हो और फिर वो भी मुझे छोड़ दे, वो खुद से सवाल करती है। फिर विवेक के साथ उसका अभी तक का सफर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता विवेक। अपने सवाल का वो खुद ही जवाब देते हुए कॉफी को कप में डालती है और किचन से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है
तो देखती है कि एंजल विवेक के कंधे पर सर टिकाकर सो गई है और विवेक बड़े प्यार से उसे थपकी दे रहा है। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसने पहली बार ही किसी बच्ची को गोद में उठाया है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो उसके हाथ से नीचे न गिर जाए। ये देखकर अवनी को हंसी आ जाती है। विवेक उसकी तरफ देखता है और वो भी मुस्कुरा देता है। अवनी कॉफी के मग टेबल पर रखती है और विवेक के पास जाकर बोली, लाओ मुझे दो, मैं इसे आराम से सुला देती हूँ। विवेक एंजल को अवनी की गोद में देते हुए बोला, संभाल कर, कहीं गिरा मत देना। वो ऐसे बोलता है जैसे एंजल की माँ है और अवनी अनजान। अच्छा जी। अवनी उसे छेड़ते हुए बोलती है और हंसने लगती है। ये सुनकर विवेक भी अपनी बात पर झेप जाता है और अपनी गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगता है। अवनी अंदर रूम में जाते हुए बोली, तुम बैठो, मैं अभी आई। इतना कहकर वो अंदर रूम में चली जाती है। विवेक सोफे पर बैठ जाता है और चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगता है। घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से। हर दीवार पर अवनी और एंजल की तस्वीर लगी हुई थी। अवनी एंजल को सुलाकर वापस बाहर आती है और विवेक के पास जाकर बैठ जाती है, पर कुछ बोलती नहीं। विवेक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कहीं ना कहीं अब भी तुम्हारे दिल यही सवाल उठा रहे हैं कि कहीं विवेक भी मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, है ना। अवनी के दिल की बात इतनी आसानी से पढ़ ली विवेक ने। ये देखकर अवनी हैरानी से विवेक की तरफ देखती है और फिर अपनी गर्दन झुका लेती है। जानता हूँ तुम्हें भरोसा करने में वक्त लगेगा और मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात अवनी के दिल पर गहरा असर करती है। वो विवेक के प्यार को महसूस कर रही थी, या यूं कहें कि सच्चे प्यार को। उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो विवेक की बाजू को पकड़ते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती है। अवनी कुछ न बोलकर भी बहुत कुछ बोल रही थी। विवेक हौले से उसके बालों पर किस कर लेता है। ये पहली बार था जब कोई लड़की विवेक के इतना करीब हो और उसे लेकर विवेक के मन में कोई गलत ख्याल ना आया हो। एकदम पाक एहसास थे उसके अवनी को लेकर। विवेक शाम तक वहीं रहता है। दोनों जितना एक दूसरे को जानते जा रहे थे उतना ही दिल से जुड़ते जा रहे थे। शाम होने पर विवेक अपने घर वापस चला जाता है, ये कहकर कि कल वो फिर आएगा। हालांकि उसका बिल्कुल दिल नहीं था वहां से जाने का और ना ही अवनी का दिल था उसे भेजने का, पर जाना तो था ही। विवेक को अपने सच्चे प्यार का एहसास हो गया था और वो बेहद खुश था। मैं अवनी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत पूरी ईमानदारी से करूंगा। सब कुछ बता दूंगा उसे कि मैंने भी कुछ कम गलतियां नहीं की हैं। प्यार का नाटक तो बहुत बार किया है, पर प्यार केवल अवनी से किया है। यही सब सोचते हुए वो अपने घर जा रहा था। रात होने वाली थी और इंडिया में सुबह। अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, पर विराट उठ गया था, या यूं कहें कि कायरा की चिंता में उसे ढंग से नींद ही नहीं आई। वो उठता है और सीधा स्टडी रूम से बाहर। उसे जल्दी थी कायरा को देखने की कि वो ठीक तो है ना, उसे दर्द तो नहीं हो रहा ना। ये लड़की भी ना खुद तो परेशान हुई है और साथ में मुझे भी कर दिया। बड़बड़ करते हुए वो स्टडी रूम का दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है। पर ये क्या, कायरा तो बिस्तर पर है ही नहीं। ये कहाँ गई, वो भी इतनी सुबह सुबह, और वो भी जब पैरों में चोट लगी हो। खुद से बात करता हुआ वो कमरे से बाहर जाता है, पर हॉल में भी कायरा नहीं थी। वो किचन में जाकर देखता है, पर वो वहां भी नहीं थी। अरे कहाँ गई है लड़की, ये कहता हुआ वो बाहर की तरफ जाता है तो उसे गार्डन में कायरा नजर आती है, जो कि धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी और उसके पैरों में चोट लगने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर विराट को गुस्सा आ जाता है। कायरा चलते चलते लड़खड़ा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी विराट एकदम से जाकर उसे थाम लेता है। कायरा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। विराट के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और कायरा के दोनों हाथ उसके सीने पर। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कायरा मन में बोली, कितनी खूबसूरत सुबह है, मेरा प्यार मेरे सामने है, काश मेरी हर सुबह तुम्हारी बाहों में हो विराट। गुड मॉर्निंग, कायरा अपनी मीठी सी आवाज में बोलती है। ओ शट अप, अकल है जरा सी तुम में या नहीं? ये क्या कर रही थी तुम? पैरों में चोट लगी है पर फिर भी यहाँ चली आई, और अभी गिर जाती तो? विराट उसे डांट कम रहा था और फिक्र ज्यादा कर रहा था, और कायरा ये बात महसूस कर पा रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है और वो सब कुछ भूलकर बस विराट को निहारने लगती है। उसे अपनी तरफ इस तरह देखकर विराट बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो, अभी गिर जाती तो? तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब भी मैं मुसीबत में होंगी तो तुम मुझे बचाने आ ही जाओगे। वो बेहद प्यार से बोलती है। ये देखकर विराट मन में बोला, ओह गॉड, क्या करूं मैं इस लड़की का, हद है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, पर कायरा उसकी बात सुन लेती है। अहम अहम, बेहद है तुमसे। एक बार फिर वो अपने प्यार का इजहार करते हुए बोलती है। विराट बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और कमरे में बहुत अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैं यहाँ आ गई। वो बहुत मासूमियत से बोलती है। पागल हो तुम, चोट लगी है ये नहीं दिखाई देता तुम्हें? और अगर नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा देती। विराट फ्लो में बोल देता है। कायरा हल्का सा उसके करीब जाती है और अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बोली, ऐसा है मिस्टर सड़ियल, अगर तुम मेरे साथ सो रहे होते तो पक्का तुम्हें मैं ही जगाती। ये कहते हुए वो अपनी एक आंख दबा देती है। ये सुनते ही विराट को खांसी आ जाती है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। कायरा उसके इतने करीब थी कि विराट उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था और उसकी हालत भी खराब हो रही थी। वो कायरा को खुद से पीछे करते हुए बोला, हद में रहो अपनी। इतना कहते हुए वो उसे झूले पर बिठा देता है। सड़ियल, कायरा धीरे से बड़बड़ाती है। विराट उसे बिठाकर वापस अंदर जाने लगता है, पर कायरा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। विराट कसकर अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेकर वो पीछे पलटता है और कायरा का हाथ झटकते हुए बोला, क्या है? वो बेरुखी से बोलता है, पर कायरा को समझ आ रहा था कि वो जानबूझकर उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। वो झट से उसका हाथ वापस पकड़ते हुए बोली, दो पल मेरे पास बैठ जाओ ना प्लीज। वो बेहद अपनेपन से उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलती है। विराट तो डूब सा गया था उसके सपनेपन में और वो उसकी पकड़ में ऐसा कैद हुआ कि कब वो उसके पास जाकर बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। कहाँ तो विराट कह रहा था कि कायरा से दूर रहेगा और अब वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। दोनों पास पास बैठ जाते हैं। विराट के पास बैठने से ही कायरा का चेहरा खुशी से खिल गया। अच्छा एक बात पूछो? वो विराट की तरफ देखते हुए बोलती है। विराट अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता है कि पता नहीं ये पागल लड़की क्या पूछने वाली है। कायरा उसकी नजरों का मतलब समझते हुए बोली,
अब ऐसे मत देखो, कुछ उठपटांग नहीं पूछने वाली, वो भी फ्लो फ्लो में बोल देती है। विराट झट से उसकी बात पकड़ते हुए बोला, वैसे उठपटांग से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। वो अपनी एक आईब्राव उचकाते हुए बोलता है। अब झेपने की बारी कायरा की थी। वो मैं मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसकी हालत देखकर विराट के होठों पर हंसी तैर जाती है, जिसे छिपाने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था, पर छिपा नहीं पाता और उसकी हंसी छूट जाती है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। कायरा विराट की तरफ देखते हुए बोली, वैसे एक बात पूछूं? विराट उसकी तरफ अजीब तरीके से देखता है। कायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे मत देखो, कुछ उठपटांग नहीं पूछने वाली मैं। विराट झट से उसकी बात पकड़ते हुए बोला, वैसे कुछ भी उठपटांग से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब झेपने की बारी कायरा की थी। वो मैं उसकी हालत देखकर विराट की हंसी छूट जाती है और वो बेझिझक हंस पड़ता है। विराट बेपरवाह सा खुलकर हंसता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था। कायरा तो बस खो गई थी उसमें। विराट हंसते हुए बोला, चेहरा देखो अपना, सो क्यूट यार। विराट फ्लो फ्लो में बोल देता है। उसको हंसता हुआ देखकर कायरा भी हंस पड़ती है और वो हल्का सा उसके सीने पर मारते हुए बोली, क्या तुम भी? विराट एकदम से अपनी एक बाजू उसके कंधे पर रखकर उसे अपने आगोश में समा लेता है। विराट को खुद पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर वो जो भी कर रहा था अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कर रहा था और इस बात का अभी उसे कोई आइडिया नहीं था। कायरा को भी कहाँ होश था कि वो विराट के सीने से लगी हुई है। दोनों अभी भी हंस रहे थे। हंसते हंसते दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कायरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। विराट भी उसकी हंसी में खोया हुआ सा बोला। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों को कोई होश नहीं था। कायरा के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत पल और क्या हो सकता था। उसका प्यार उसके साथ है और तो और वो उसके सीने से लगी हुई थी। वो तो बस ये हंसी लम्हा कैद कर रही थी अपनी आंखों में। अचानक से एक तेज हवा का झोंका दोनों को छूकर जाता है, जो काफी था विराट को होश में लाने के लिए। विराट खुद को कायरा के इतने करीब देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी जिंदगी का बीता हुआ लम्हा याद करता है तो उसे पता चलता है कि वो कायरा के सामने खुलकर मुस्कुराया। कायरा एक पत्नी की तरह उसके करीब आई, उसके सीने पर प्यार से मारा और उसने उसे अपने आगोश में छिपा लिया। ये क्या किया मैंने? ये क्या हुआ मुझसे? मैं इस लड़की के इतने करीब कैसे? वो मन ही मन खुद से सवाल करता है। विराट के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही हुई थी वो धीरे धीरे गायब होती जाती है और उसकी जगह गुस्सा उभर आता है, जो कि कायरा भी देख लेती है। विराट को खुद पर इतना गुस्सा आता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो एक झटके से कायरा से दूर हो जाता है। बस बंद करना फिर से सड़िया, कायरा मुंह बनाते हुए बोलती है। विराट बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, शट अप। कायरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराट उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कायरा जब अपनी आंखें खोलती है तो विराट वहां पर नहीं होता। वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोली, अरे ये कहाँ गया? गुस्से से भरा हुआ विराट अपने कमरे में ना जाकर सीधा छत पर बने अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो बस तभी जाता था जब वो बहुत परेशान हो या उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब कायरा उसके नजदीक आई और उसने उसे अपने आगोश में समा लिया। इतने प्यार से देख रहा था वो कायरा को और कायरा उसे जैसे जैसे उसे ये सब याद आ रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो पंचिंग बैग पर लगातार मुक्कों की बरसात करने लगता है। बार बार उसे कायरा का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आवाज अभी तक कानों में गूंज रही थी, तुम हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। क्या गलत है, बहुत गलत। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? कैसे उस लड़की के इतना करीब जा सकता हूँ मैं? कैसे और क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता? क्यों मैं सब कुछ भूल जाता हूँ? क्या हो जाता है मुझे? वो लगातार खुद से सवाल कर रहा था और लगातार पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो बुरी तरह हाँफ रहा था, पर गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था उसका। नीचे गार्डन में कायरा वो समझ जाती है कि विराट इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसे तो ये था कि विराट अपने कमरे में ही गया होगा। वो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उसके पीछे जाती है, पर विराट तो वहां पर था ही नहीं और ना स्टडी रूम में। ये कहाँ गया? ये कहते हुए वो वापस कमरे से बाहर जाने लगती है, पर पैर में चोट लगे होने के कारण उसको बहुत दर्द होता है। वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों पैरों में से खून रिस रहा था। ओह गॉड, वो सड़िया देखेगा तो और भी गुस्सा करेगा। वो सोफे पर बैठ जाती है और पैरों पर बंधी पट्टी को खोलने लगती है। ठीक उसी वक्त विराट कमरे में आता है। उसकी आंखें अभी तक लाल थी। जैसे ही उसकी नजर कायरा के पैरों पर पड़ती है तो उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, पर बीच में ही उसे कुछ याद आ जाता है और वो अपने कदम वहीं रोक लेता है और फोन को कान पर लगाकर वहां से बाहर चला जाता है। कायरा उसकी हरकत पर हैरान रह जाती है, क्योंकि अपने लिए बेचैनी उसने विराट के चेहरे पर देखी थी, पर अब उसका इस तरह से कमरे से बाहर चले जाना उसे थोड़ा अजीब लगा। पर अगले ही पल वो समझ गई कि विराट उससे भाग रहा है, अपनी फीलिंग से भाग रहा है। वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो तुम मुझसे दूर रहने वाले हो? मैं भी देखती हूँ कब तक दूर भागते हो मुझसे, क्योंकि आज जो मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखा वो प्यार ही है जिसे तुम झुठला रहे हो। पर कब तक विराट, कब तक? तुम कितना भी भाग लो मेरे सड़िया, पर आना तुम्हें मेरे पास ही है। वो मन ही मन ये सब बोल रही थी। मात्र 5 मिनट के अंदर विराट वापस आता है और अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। जहाँ कायरा अपनी नजरें नहीं हटाती, वहीं विराट अपनी नजरें फेरते हुए मन में बोला, दूर रहूंगा मैं तुमसे, जितना हो सके उतना दूर। डॉक्टर बारी बारी से दोनों को देख रहा था। विराट उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अब आप हमें ही देखते रहेंगे, अपना काम कीजिए ना। वो डॉक्टर जल्दी से कायरा के पास जाता है और उसके जख्मों को साफ करने लगता है। कायरा अभी भी विराट को देख रही थी और विराट उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, पर वो वहां से हिला भी नहीं था। डॉक्टर उसके पैरों पर पट्टी करते हुए बोले, देखिए आपको काफी गहरा कांच लगा है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। कम से कम जमीन पर कदम रखिए, अपने पैरों का ध्यान रखना, वरना सेप्टिक हो सकता है। डॉक्टर कायरा को समझा रहा था, पर कायरा तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो तो बस विराट को देखे जा रही थी। विराट मन में खींचते हुए बोला,
बेकार है इस लड़की को कुछ भी कहना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनती, अपना कोई होश नहीं इसे, पागल है बिल्कुल। भले ही विराट ने फैसला कर लिया था कि वो कायरा से दूर रहेगा, पर उसे उसकी फिक्र पूरी थी और फिक्र के नीचे छिपा प्यार भी बहुत था। अब देखना ये होगा कि कब तक भागता है विराट अपने एहसासों से, कब तक भागता है कायरा के बेपनाह प्यार से। आखिर आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। डॉक्टर कायरा को समझा रहे थे कि अपने पैर का बहुत ध्यान रखना है, अभी ज्यादा चलना फिरना नहीं है। पर कायरा डॉक्टर की बात पर ध्यान न देते हुए बस विराट को देख रही थी। विराट कभी उसकी तरफ देख रहा था तो कभी नजरें फेर रहा था। मन ही मन से कायरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना भी कह लो उस लड़की को, पर ठीक है बिल्कुल सुनती नहीं है जरा सी भी। पैरों में चोट लगी है, पर मजाल है कि टिक कर बैठ जाए, ना तो खुद चैन से रहती है और ना मुझे रहने देती है। विराट अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जब उससे नहीं रहा जाता तो वो मन में ही बड़बड़ करना चालू कर देता है, क्योंकि उसने ये तो फैसला कर लिया था कि वो कायरा से दूर ही रहेगा। कायरा को लेकर अपनी फीलिंग्स समझने लगा था वो, और इसी फीलिंग से भाग रहा था विराट। कायरा उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। वो तुरंत समझ जाती है कि विराट क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो मन में बोली, भाग ले बच्चों, जितना भागना है भाग लो, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम अगर एक कदम मुझसे दूर भागोगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगी। ओके मिसेस सूर्यवंशी, टेक केयर, जितना हो सके जमीन पर पैर कम रखना। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है और डॉक्टर के जाते ही विराट भी कायरा को नजरअंदाज करता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। सड़िया, कायरा बड़बड़ाती है। दूसरी तरफ वर्षा भी उठ गई थी। उसकी सिया के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जब तक वो सुबह सिया से और सिया उससे बात न कर ले तो दोनों को चैन नहीं मिलता था। इसी वजह से राघव वर्षा से जुड़ने लगा था। सिया के बहाने से अक्सर ही दोनों का मिलना होता था, और फोन तो न जाने वो कितनी बातें करने लग गए थे। विराट के अलावा पहली बार वर्षा ने किसी और लड़के से इतनी बात की थी। सहज हो गई थी वो राघव के साथ, पर एक दायरे में। बाकी दूसरी कोई फीलिंग नहीं थी उसके दिल में। हाँ, बस सिया की वजह से खुश रहने लगी थी वो। ओफो, ये गरिमा की बच्ची कोई काम पूरा नहीं करती, पूरा फ्रिज खाली है। कह रही थी कि मैं सब्जियां ले आऊंगी, पर कुछ याद नहीं रहता इस लड़की को। अब जल्दी ऑफिस चली गई है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ सब्जी लेने। खुद से बात करते हुए वो ये सब बोल रही थी और फिर वो मार्केट चली जाती है। उधर विराट नहाकर बाहर आता है। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसके गीले बालों से टपकता पानी उसके चेहरे पर गिरकर उसे और भी आकर्षित बना रहा था। कायरा की तो नजरें नहीं हट रही थी उस पर से, और विराट था जो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे भी वॉशरूम जाना है, कायरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, ताकि विराट उसके पास आए, उसे अपनी गोद में उठाए और वॉशरूम तक छोड़कर आए। ये सोचकर ही कायरा के दिल में एक हलचल सी शुरू हो जाती है। विराट भी कहीं न कहीं उसकी बातें समझ रहा था। बिना कुछ बोले, चेहरे पर बिना किसी भाव के, वो कायरा के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। कायरा झट से अपनी बाहें उसके गले में लपेट देती है और बेहद प्यार से उसे निहारने लगती है। पर विराट ठहरा पत्थर। मजाल है उसने जरा सा भी उसकी तरफ देखा हो, वो तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था। ये देखकर कायरा चिढ़ जाती है। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बोल ही पड़ती है, कितने अनरोमांटिक हो तुम, सड़ियल। विराट ना तो उसकी तरफ ध्यान देता है और ना कुछ बोलता है। क्यों नहीं नजर आता तुम्हें मेरा प्यार, कायरा तड़पते हुए बोलती है। उसकी तड़प विराट को अपने अंदर तक महसूस होती है, पर हर बार की तरह वो खुद पर काबू पा लेता है और बहुत रूडली बोलता है, मैंने नहीं कहा तुम्हें कि मुझे प्यार करने के लिए। तुम्हें आग में कूदने का शौक है तो शौक से कूदो। हाँ हाँ, कूद जाऊंगी, तुमसे पूछकर थोड़ी ना कूदूंगी। बड़े आए, जब देखो भाव खाते रहते हो। इतना भी क्या सड़ियल हो ना, मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हो पर दूर रह भी नहीं पाते। अरे प्यार करते हो तो बोल दो ना, क्यों डर पा रहे हो। विराट घूर कर उसकी तरफ देखता है। गलतफहमी पालने का बहुत शौक है तुम्हें, ये कहते हुए वो उसे नीचे उतारता है और फिर वापस जाने लगता है। कायरा एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्या है, विराट झल्लाते हुए बोलता है। कायरा वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाते हुए बोली, वो मैं ये कह रही थी कि तुम शुरू से इतने सड़ियल हो या तुमने कोई स्पेशल कोर्स किया है। ये सुनते ही विराट बुरी तरह चिढ़ जाता है। वो 2 कदम कायरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्यों। कायरा जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है और धम से दरवाजा बंद। विराट अपना गुस्सा पीकर रह जाता है। इसके बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। दूसरी तरफ वर्षा सब्जी मार्केट पहुंच गई थी और सब्जियां खरीद रही थी। इस बात से अनजान की 2 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो उसको गलत दवाइयां दे रहा था। वो डॉक्टर हैरानी से मन में बोला कि वर्षा तो भली चंगी दिख रही है। मेरी दवाई खाने के बाद तो इसे बिस्तर पर होना चाहिए था, उसे खाने के बाद तो ये उठ ही नहीं सकती, पर ये तो आराम से चल फिर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं इसने दवाई खाना छोड़ तो नहीं दिया, पता करना पड़ेगा। मन ही मन ये सोचते हुए वो वर्षा के नजदीक जाता है और जानबूझकर उससे टकरा जाता है ताकि वर्षा को ये लगे कि वो बाय चांस मिले हैं। ओह सॉरी सॉरी, अरे वर्षा, डॉक्टर हैरान होते हुए बोलता है। वर्षा बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसे हैं आप। भाई ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि कैसी हो तुम, दवाई तो टाइम से ले रही हो ना। वर्षा बोली, बिल्कुल डॉक्टर, आपकी दी हुई दवाई ने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई बीमारी है। वर्षा की ये बात सुनकर तो डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी मौत नजर आने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वर्षा नहीं मरी तो उसका मरना तय है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है, जिन्हें वो अपने रुमाल से साफ करता हुआ बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो चमत्कार हो गया। बड़ी मुश्किल से वो अपने चेहरे के भावों का तालमेल अपनी जुबान से मिलाते हुए बोलता है। वर्षा बोली, हाँ सच में ये तो मिरेकल ही है, क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं धीरे धीरे मौत के करीब जाऊंगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे जिंदगी के करीब जा रही हूँ, और ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। डॉक्टर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो रही हो। अच्छा तुम कल शाम क्लिनिक आना, तुम्हारा फिर से चेकअप करना है और अपनी दवाइयाँ साथ में लाना, हो सके कुछ चेंज करना पड़े। उस राक्षस को भगवान मानकर वर्षा उसे सब कुछ बता देती है और कल शाम को क्लिनिक आने के लिए भी बोल देती है। दूसरी तरफ कायरा अभी भी वॉशरूम में थी और विराट जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था ताकि वो उसके बाहर आने से पहले वहां से चले जाए। वो फटाफट से रेडी होता है। जैसे ही वो अपना ऑफिस बैग उठाकर बाहर जाने वाला होता है, तभी उसके दिल से आवाज आती है,
उसके पैरों में चोट लगी है, कैसे मैनेज करेगी वो सब। एक पल के लिए विराट के कदम रुकते हैं, पर अगले ही पल कायरा के शब्द उसके कान में घूमते हैं। प्यार करते हो तो बोल दो ना। विराट की धड़कनें बढ़ जाती हैं। विराट खुद को मजबूत करते हुए बोला, नहीं, अगर मैं यूं ही इस लड़की की हेल्प करता रहा तो उसकी गलतफहमी यूं ही बढ़ती जाएगी कि मैं इससे प्यार। बोलते बोलते वो चुप हो जाता है, जैसे खुद से झूठ बोल रहा हो। विराट वापस अपना बैग उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। गुंजन बाहर हॉल में ही बैठी थी। विराट बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है, पर फिर दिल नहीं मानता। वापस आता है और गुंजन से बोला, गुंजन वो बोलते वक्त झिझक रहा था विराट। क्या भाई, आपको कुछ चाहिए? वो कायरा के पास जा, उसे तेरी हेल्प चाहिए, उसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चला जाता है। गुंजन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये भाई को क्या हुआ, पर फिर वो कायरा के पास जाती है। ठीक उसी वक्त कायरा भी वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसे तो यह था कि विराट अभी भी वहीं होगा। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो उसे विराट नजर नहीं आता। उसी वक्त गुंजन अंदर आती है। क्या हुआ भाभी, भाई कह रहे थे कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। विराट कहाँ है? भाई तो ऑफिस चले गए, पर मुझे कहकर गए हैं कि आपका ख्याल रखना। ये सुनते ही कायरा समझ जाती है कि वो जानबूझकर चला गया। वो मन में बोली, कब तक खुद को बहलाओगे विराट, कब तक अपने एहसासों से भागोगे। गुंजन को तुम्हारा कहकर जाना कि मेरा ख्याल रखना, ये साबित करता है कि प्यार तो तुम भी मुझसे करने लगे हो, बस मान नहीं रहे हो। कोई नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चीख चीख कर अपने दिल का इजहार, अपने प्यार का इजहार करोगे। वो मन ही मन सोचती है। कहने को तो विराट ऑफिस चला गया था, पर उसका दिल और दिमाग दोनों कायरा में अटके थे। पता नहीं ये लड़की अपना ध्यान रखेगी या नहीं, लापरवाह भी तो बहुत है। वो अपने कैबिन में बैठा हुआ बोलता है, अगर उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो उसे छोड़कर आया ही क्यों। उसके दिल से आवाज आती है। इस आवाज को तो बार बार विराट दबा देता है, और इस बार भी वो वही करता है। अपने सारे ख्याल झटक कर वो कोई फाइल रेडी करने लगता है। दोपहर हो जाती है। विराट का फोन रिंग करता है। वो नंबर देखता है तो कायरा का नंबर था। अब ये मुझे क्यों फोन कर रही है, ठीक तो है ना। बस यही बेचैनी उसे घेरती है और वो झट से फोन उठाता है। हेलो, विराट बोलता है। बिना बताए क्यों चलेगा सुबह, पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। उफ, अपनी मासूमियत दिखेते हुए कितने अपनेपन से कहा था कायरा ने। एक पल के लिए तो विराट खो गया था उसकी आवाज में, उसकी आवाज के अपनेपन में। अच्छा, तुमने लंच किया? कायरा के इस सवाल से वो होश में आता है और बहुत रूडली बोला, तुमसे मतलब, और किस हक से मुझे फोन किया है तुमने? अपनी हद मेरा हो समझी तुम। इसी के साथ वो फोन कट करते हुए बोला, परेशान कर दिया है इस लड़की ने तो। कायरा का चेहरा लटक जाता है। दिन बीत जाता है और रात होती है। रात के 8 बजे कायरा फिर विराट को फोन करती है। विराट खींचते हुए बोला, आखिर परेशानी क्या है इसे, ये तो पीछे ही पड़ गई। वो उसका फोन कट कर देता है। कुछ देर बाद कायरा गुंजन के फोन से उसे फोन करती है। जैसे ही विराट फोन उठाता है वैसे ही कायरा बोली, मेरा फोन क्यों काटा? देखो ज्यादा भाव मत खाओ, वरना मैं भाव खाने पर आ गई तो तुम्हें तुम्हारी नानी दादी याद दिलवा दूंगी, और रात को जल्दी घर आना, मैं खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। कायरा ने उसे जितनी जल्दी आने के लिए कहा था, विराट जानबूझकर उतनी ही देर से घर आता है, लगभग रात के 1 बजे। ये सोचकर कि कायरा अब तक तो खा पी कर सो गई होगी, पर जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो कायरा उसे सामने सोफे पर बैठी नजर आती है। अब कैसे बचोगे मेरी सड़ियल, कायरा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है और फिर उठकर विराट की तरफ बढ़ जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज। Like, comment, subscribe for more episodes.